तो बच्चों हम पढ़ेंगे आप उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र है ना। देखो क्या होता है उत्सर्जन तंत्र। नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया मतलब उत्सर्जन कहलाती है। उत्सर्जित उत्पाद के आधार पर जंतु निम्न प्रकार के होते हैं। देखो भाई, जो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ है ना, जैसे यूरिया हो गया, है ना, यूरिया है, अमोनिया है, उनमें क्या है, नाइट्रोजन होती है ना। ये अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। तो अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना, यूरिया को, अमोनिया को, नाइट्रोजन युक्त जो भी होते हैं ना, उनको बाहर निकालना, वो कहलाते हैं उत्सर्जन। हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। अब उत्सर्जित उत्पाद के आधार पर जंतु निम्न प्रकार के होते हैं। मतलब कौन सा जंतु क्या निकालता है, कौन सा तो अमोनिया निकालता है, कौन सा यूरिया निकालता है, कौन सा जंतु यूरिक अम्ल निकालता है। तो उस आधार पर देखो जंतु के निम्न प्रकार होते हैं। अमीनोटेलिक, कुछ जंतु अमीनो अम्लों का उत्सर्जन करते हैं, मतलब अमीनो अम्लों का उत्सर्जन करेंगे तो उनको बोलते हैं अमीनोटेलिक, है ना। जैसे मोलस्का, मोलस्का संघ के जंतु यूनियोपाइला, है ना, ये सब क्या होते हैं, अमीनोटेलिक जंतु होते हैं। अमीनोटेलिक, है ना। कुछ इकाइनोडर्मेटा जैसे एस्टेरियोस, तो ये क्या होता है, यूनियोपाइला और एस्टेरियोस, ये क्या होते हैं, अमीनोटेलिक जंतु होते हैं। देखो अमीनो, इसमें मी आ गया, और यहाँ आएगा आपके दूसरा है मोनो, अमोनोटेलिक। तो अमोनो का मतलब हो गया उत्सर्जित उत्पाद, इसमें अमोनिया होता है ना। और अमीनो में होगा अमीनो अम्ल, अमीनो, यहाँ मी आ गया तो यहाँ पे भी मी। अमोनोटेलिक तो ये अमोनिया उत्सर्जित, तो ये मतलब ये अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, है ना। अमोनिया के उत्सर्जन के लिए सबसे अधिक जल की आवश्यकता होती है। देखो जल की आवश्यकता किसके लिए सबसे ज़्यादा होती है, तो अमोनिया के लिए। ये जो तीनों चारों हैं आपके, तो ये सबसे ज़्यादा आवश्यकता किसके लिए होती है, अमोनिया के लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है, मतलब समुद्र वाले जीवों के लिए होता है ये। अमोनिया सबसे अधिक विषैली होती है। देखो विषैलापन का भी आपको क्रम याद होना चाहिए, कौन सबसे अधिक विषैला है इन तीनों में, है ना। जैसे अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक, एक और आएगा आपके, तो उनमें वो रहता है कंपेयर, भाई सबसे ज़्यादा विषैली कौन सी है, अमोनिया है या यूरिया है ना। तो सबसे ज़्यादा विषैली ये है, और सबसे अधिक जल की आवश्यकता भी किसको है, अमोनिया को है ना। तो वहाँ पे कंपेयर दिया जाता है एग्जाम्स में इसका। ठीक है, अब इसके कौन कौन से जंतु है जो अमोनोटेलिक है। एक तो प्रोटोजोआ जो संघ होता है उसकी, जैसे हम प्रोटोजोआ संघ में कौन आता है, अमीबा, पैरामीशियम, ये सब प्रोटोजोआ संघ में आते हैं। पोरीफेरा, पोरीफेरा ये अलग संघ है। टेडपोल, टेडपोल जानते हो ना, मेंढक, मेंढक का जो बच्चा होता है, लार्वा होता है ना, उसको बोलते हैं टेडपोल, मेंढक का लार्वा। तो ये कौन क्या होता है, अमोनोटेलिक होता है। देखो मेंढक का जो टेडक लार्वा होता है ना, वो तो होता है अमोनोटेलिक, है ना। और जो मेंढक का जो मेंढक होता है ना, वो होता है यूरियोटेलिक। ये ध्यान रखना चाहिए आपको, है ना। तो और अब देखो सिलेंट्रेटा, ये सब इसमें आ जाएंगे। ये क्या होता है, मोनोटेलिक होते हैं, है ना। सिलेंट्रेटा संघ है ये, प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, ये तीनों संघ है। समुद्र में जो अस्थिल मछलियां पाई जाती है ना, वो सब क्या होती है, अमोनोटेलिक होते हैं। समुद्र में रहने वाले जीव, है ना, तो ये अमोनोटेलिक जीव है, समुद्री अस्थिल मछलियां, है ना, अस्थिल मछलियां। एक तो अस्थिल मछलियाँ होती है, एक उपास्थल मछलियाँ होती है ना। तो अस्थिल मछलियाँ तो ये होगी मोनोटेलिक, उपास्थल मछलियाँ होगी यूरियोटेलिक, है ना। अब देखो तीसरा है आपका यूरियोटेलिक। अब ये उत्सर्जित उत्पाद क्या होगा इसमें, यूरिया, है ना। उत्सर्जित उत्पाद यूरिया हो जाएगा इसमें, इसलिए तो यूरियोटेलिक नाम पड़ गया इसका। अब इसके उधर कौन सा जंतु यूरियोटेलिक है, मेंढक यूरियोटेलिक है। देखो मेंढक तो यूरियोटेलिक है, लेकिन इसका जो लार्वा होता है टेडपोल, वो अमोनोटेलिक होता है। अब मनुष्य का पूछा जाता है ना। मनुष्य कौन सा जंतु है, तो मनुष्य यूरियोटेलिक जंतु है। इसके अलावा समुद्री उपास्थल मछलियां या जलीय सर्प, ये सब क्या है, यूरियोटेलिक जंतु है। चौथा है आपका यूरिकोटेलिक। यूरिकोटेलिक नाम से स्पष्ट है, यूरिको, तो यहाँ भी यूरिक, ये क्या हो, उत्सर्जित उत्पाद उत्सर्जित करेगा ये। इनका उत्सर्जित यूरिक अम्ल, क आ गया ना इसमें, क है, तो यहाँ भी क, है ना। यहाँ भी क, यहाँ भी क, तो यूरिक अम्ल उत्सर्जित उत्पाद होगा इनमें। यूरिक अम्ल के निष्कासन के लिए सबसे कम जल की, देखो सबसे कम जल की आवश्यकता इनके लिए होगी, और सबसे कम विषैला भी यही होता है। सबसे कम विषैला कौन क्या होगा, यही होगा, है ना। तो तीनों में कंपेयर ध्यान होना चाहिए, सबसे अधिक विषैला कौन सा होता है, सबसे अधिक जल की आवश्यकता किसको होती है, अमोनिया को ही होती है ना। और उदाहरण इसके यूरिक कौन सा जंतु यूरिकोटेलिक है, जैसे रेप्टिलिया, रेप्टिलिया मतलब सरीसृप, जो सांप होते हैं ना, वो इसमें आ जाएंगे। एवीज मतलब एवीज वर्ग मतलब पक्षी, जितने भी पक्षी हैं वो सब क्या होते हैं, यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं, यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं, यूरिकोटेलिक होते हैं वो।
कॉकरोच या कीट, कीट भी आ जाए, कीट भी बोल सकते हैं अपन, है ना। कीट, कॉकरोच ही क्या होता है, कीट होता है कॉकरोच, है ना। तो कीड़े या कीट जो भी होगा वो सब यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं, है ना। ये क्वेश्चन क्वेश्चन पूछा जा चुका है, देखो फर्स्ट ग्रेड में, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में। इसमें है उत्सर्जी अंग, देखो कौन से जंतु में कौन सा उत्सर्जी अंग पाया जाता है ना। तो ये देखते जैसे प्रोटोजोआ संघ है, प्रोटोजोआ संघ में अमीबा, पैरामीशियम, है ना, पोरीफेरा ये संघ है, सिलेंट्रेटा संघ है। तो ये क्या होता है सिलेंट्रेटा संघ, तो इनमें क्या होता है उत्सर्जन अंग क्या होता है, सामान्य सतह से जो त्वचा होती है ना शरीर की, उससे होता है उत्सर्जन, उत्सर्जन। प्लेटियल मेंथिस, जैसे प्लेटियल मेंथिस संघ है ना, या चपटे कृमि भी बोलते हैं उनको, तो उसमें उत्सर्जी अंग क्या होगा, उसमें उत्सर्जी अंग होगा उसकी ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती है। तो ज्वाला कोशिकाओं के द्वारा किसमें होता है, प्लेटियल मेंथिस में उत्सर्जन। एस्केल मेंथिस में किसके उत्सर्जन अंग किसके द्वारा होता है, रेनेट कोशिका के द्वारा होता है। रेनेट कोशिका होती है, ये कैसी एच आकृति की होती है ना। रेनेट कोशिका एच आकृति की होती है। तो उत्सर्जन अंग एस्केल मेंथिस में क्या है, रेनेट कोशिका। इसके अलावा एनेलिडा, एनेलिडा जो संघ है उसमें जैसे केंचुआ, एनेलिडा संघ का जंतु है केंचुआ, जंतु है एनेलिडा संघ का। तो उसमें उत्सर्जन अंग क्या होते हैं, नेफ्रीडिया होते हैं। और इसके अलावा ऑर्थोपोडा, ऑर्थोपोडा में कॉकरोच आ जाएगा या कीट आ जाएगा, है ना, कीट होते हैं ना जितने, वो सब इसमें आ जाएंगे कीट। तो ऑर्थोपोडा में या कॉकरोच में या कीट में मेलपी की नलिकाएं उत्सर्जित अंग होते हैं, है ना। तो मेलपी की नलिकाएं मतलब कॉकरोच में मेल लगा हुआ है, पैरों के नीचे मेल है उसके, कॉकरोच मेल लगा होता है उसके पैरों के नीचे, गंदगी लगी होती है मेल, है ना। तो इसे ध्यान रख लेना आप। अब देखो जो मोलस का संघ है उसमें क्या होता है, उत्सर्जक अंग क्या होते हैं, बोजेनस के अंग होते हैं, बोजेनस के अंग और केबर की ग्रंथियां उत्सर्जक अंग होते हैं, केबर की ग्रंथियां पाई जाती है, मतलब उसमें ये क्या उत्सर्जन का कार्य करती है। इकाइनोडर्मिटा जो संघ है, इकाइनोडर्मिटा उसमें उत्सर्जक अंग क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। उत्सर्जक, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, उत्सर्जक अंग अनुपस्थित होते हैं इनमें, और ना, और सामान्य सतह से उत्सर्जन करते हैं, अगर उत्सर्जन होता है ना तो सामान्य सतह से होता है। अब मनुष्य में देखो उत्सर्जक अंग कौन कौन से होते हैं, वृक्क भी होते हैं, यकृत, त्वचा, फेफड़े, आहार नाल, लवण ग्रंथियां, प्लीहा, ये सब क्या उत्सर्जक अंग है ना। ये तो देखो मेन उत्सर्जक अंग ये है आपके। बाकी सब प्राथमिक उत्सर्जक अंग वृक्क क्या है आपके, किडनी, वृक्क की किडनी, है ना। तो ये प्राथमिक उत्सर्जक अंग है वृक्क, मेन मुख्य उत्सर्जक अंग है। और जो बाकी यकृत, त्वचा, ये सब क्या है, द्वितीयक उत्सर्जक अंग है या सहायक उत्सर्जक अंग है, ऐसे कह सकते हैं। तो मनुष्य में ये उत्सर्जक अंग है। फेफड़े है, CO2 का उत्सर्जन करते हैं, त्वचाएं पसीने का उत्सर्जन करती है ना, यकृत यूरिया का उत्सर्जन करता है, यकृत यूरिया यकृत में तो बनता है। उत्सर्जित उत्पाद देखो, उत्सर्जित उत्पाद कौन कौन से हैं, कौन से जंतु द्वारा कौन सा, अलग अलग जंतुओं द्वारा अलग अलग उत्सर्जित उत्पाद उत्सर्जित किए जाते हैं, है ना। जैसे घोड़ा कौन से किसका उत्सर्जन करता है, हिप्यूरिक अम्ल का। घोड़ा किसका उत्सर्जन करता है, हिप्यूरिक अम्ल का। गुआनिन किसके द्वारा उत्सर्जित होता है, मकड़िया उत्सर्जित करती है। मकड़िया किसको उत्सर्जित करती है, गुआनिन को, है ना। ट्राई मेथिल एमिन ऑक्साइड, ये इसको कौन उत्सर्जित करता है, समुद्री अस्थिल मछलियां उत्सर्जित करती है। ट्राई मेथिल एमिन ऑक्साइड, इसको कौन उत्सर्जित करती है, जो समुद्री अस्थिल मछलियां होती है ना, वो समुद्री मछलियां करती है, मतलब, है ना, इसको उत्सर्जित करती है। ये उत्सर्जित उत्पाद हो गए। अब देखो मानव का उत्सर्जन तंत्र, मानव का उत्सर्जन तंत्र में क्या क्या चीजें होती है। तो देखो बच्चों ये है अपनी मानव का, मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र, है ना, मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र में क्या क्या होता है, एक तो अपना वृक्क होता है, मतलब किडनी होती है, दो दो किडनी होती है। जो ये बाई तरफ वाली लेफ्ट साइड वाली किडनी है, ये ऊपर होती है मनुष्य में, थोड़ी ऊपर है ना। और राइट साइड वाली किडनी है, वृक्क है, वो नीचे होता है ना। तो एक जोड़ी पाए जाते हैं, संख्या दो होती है, मतलब इनकी एक और एक की दो, एक जोड़ी होती है। इनसे प्रत्येक मूत्र, प्रत्येक वृक्क से एक एक नलिका निकलती है, मूत्रवाहिनी निकलती है ना। मतलब ये मूत्रवाहिनी भी एक जोड़ी की एक ही है, और इनकी संख्या दो होगी, वृक्क की भी दो होंगी, है ना। उस मूत्रवाहिनी क्या काम करती है, वृक्क से मूत्र को, वृक्क से मूत्राशय में लेके आती है, मूत्राशय में लेकर आती है। ये मूत्राशय थैलेनुमा संरचना होती है, चौड़ी संरचना होती है, थैलेनुमा संरचना होती है। इस मूत्राशय में फैलने और सिकुड़ने की क्षमता होती है ना, मूत्राशय। अब इस मूत्राशय, उसके बाद मूत्राशय किस में खुलता है, मूत्राशय खुलता है मूत्रमार्ग में, मूत्रमार्ग से होता हुआ, है ना, शीशन से टॉयलेट बाहर चल जाता है, और महिला में बगवाग द्वारा बाहर चल जाता है। तो देखो मूत्र कैसे, कहाँ से कैसे, उसकी दिशा क्या होगी मूत्र की, किधर से किधर जाएगा, मूत्र पहले यहाँ बनेगा,
है ना, किडनी में, नेफ वृक्क में। फिर उसके बाद मूत्र नलिका से होते हुए मूत्राशय में जाएगा, फिर मूत्रमार्ग से होता हुआ शरीर से बाहर निकल जाएगा, है ना। तो ये चार इसके उत्सर्जन तंत्र के संरचनाएं हैं, चार अंग हैं। एक तो वृक्क, ये वृक्क। उसके बाद मूत्रवाहिनी, मूत्रवाहिनी क्या काम करती है, मूत्र को कहाँ से, वृक्क से नलिकाकार संरचना होती है, लंबी नलिकाकार संरचना होती है मूत्रवाहिनी, और ये वृक्क से मूत्र को, वृक्क से मूत्राशय में लेकर आती है कौन, मूत्रवाहिनी। मूत्राशय में मूत्र का संग्रह होता है, अस्थायी संग्रह, है ना। तो मानव का उत्सर्जन उत्सर्जन तंत्र है, मानव का उत्सर्जन तंत्र का चित्र है। लिख लो इसको, उतार लो। उत्सर्जन तंत्र में एक जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं। सबसे पहले तो एक जोड़ी वृक्क होंगी। आपको ध्यान रखना है वृक्क की संख्या कितनी होती है। एक जोड़ी का मतलब दो, है ना। और उनको पहुंचाने वाली वाहिनियां, रक्त वाहिनियां, है ना, वाहिनियां। एक जोड़ी मूत्र नलिका होगी, है ना, एक जोड़ी मूत्र नलिका होगी। एक मूत्राशय होता है, मूत्राशय की संख्या कितनी होती है, एक ही मूत्र मार्ग होगा मतलब, है ना। तो एक जोड़ी वृक्क और एक जोड़ी ही मूत्र नलिका होगी, उनसे वृक्क मूत्र नलिकाएं निकलती है दोनों वृक्क से। और मूत्राशय एक ही मूत्राशय होगा और एक ही मूत्र मार्ग होगा। तो इनकी संख्या ध्यान रखिए आप, है ना। अब हम इनको पढ़ते हैं सबका, सबको। तो सबसे पहले आपके वृक्क, है ना। तो वृक्क मतलब किडनी। वृक्क देखो, प्रत्येक मनुष्य में दो वृक्क होते हैं। कितने वृक्क होते हैं, दो वृक्क होते हैं। वृक्क मुख्य उत्सर्जी अंग है ना। या मुख्य परासरण नियमन अंग भी कहा जाता है इसको। मुख्य परासरण नियमन अंग कौन सा है मनुष्य में, वृक्क है ना। उत्सर्जी अंगों को समस्थापन अंग भी कहा जाता है। समस्थापन अंग कौन सा है मनुष्य में, वृक्क, समस्थापन अंग। ये वृक्क कहाँ पे स्थित होते हैं, देखो, वक्षीय वक्ष में। और तीसरी कटे कशेरुका, कटी कशेरुका मतलब लंबर कोशिका के समीप उदर गुहा में स्थित होते हैं। देखो, उदर गुहा में स्थित होते हैं, आंतरिक पृष्ठीय सतह पर स्थित होते हैं, है ना। तो आपको तो ध्यान रखना है कि कहाँ पे होते हैं, वक्षीय और कटी, तीसरी कटी कशेरुका के समीप। ये यहाँ पे ध्यान रखना आपको। जो तीसरी कटी कशेरुका होती है, लंबर कोशिका होती है ना। और वक्ष ये हम स्थित होते हैं, उदर गुहा में स्थित होते हैं। मनुष्य में, अब देखो, मनुष्य में दायां वृक्क बाएं वृक्क के नीचे से नीचे होता है। मतलब मनुष्य में बायां वृक्क ऊपर होता है। आपको ये ध्यान रखना है कि मनुष्य में कौन सा वृक्क ऊपर होता है, बायां वृक्क, लेफ्ट साइड वाला, है ना। जबकि खरगोश में दायां वृक्क बाएं वृक्क से ऊपर होता है। खरगोश में उल्टा होता है। मनुष्य में तो बायां वृक्क ऊपर होता है, आपको इसको ध्यान रख लेना। कौन सा ऊपर होता है, बायां ऊपर होता है। अब देखो, वृक्क की आकृति कैसी होती है, सेम की फली के बीज की, सेम का जो फली का बीज होता है ना, उसकी तरह होती है इसकी आकृति। सेम की जो फली होती है ना, सब्जी लेने जाते हैं तो वो सेम की फली होती है, उसके बीज की तरह होता है ना। बाहरी सतह कैसी होती है, देखो, बाहरी सतह तो उत्तल होती है इसकी, और आंतरिक सतह अवतल होती है ना। आंतरिक सतह कैसी होती है, अवतल होती है। अवतल सतह के मध्य भाग में एक गर्तनुमा संरचना होती है, जिसे क्या बोलते हैं, हाइलम। हाइलम कहते हैं गर्तनुमा संरचना को। और हाइलम के भीतरी भीतरी ओर क्या होता है, एक कीप के आकार की रचना होती है। कीप के आकार की रचना होती है, जिसे क्या बोलते हैं, पेल्विस, पेल्विस कहते हैं। हाइलम भाग से ही वृक्क धमनियां अंदर प्रवेश करती है और वृक्क शिराएं बाहर निकलती है। देखो, धमनियां है ना, अंदर प्रवेश करती है वृक्क के अंदर। धमनियां तो क्या है, रक्त लेकर आती है, खून लेकर आती है, रुधिर लेकर आती है ना। तो रक्त लेकर आती है धमनियां, है ना। और हृदय से रक्त लेकर आती है, और जो शिराएं होती है वो बाहर निकलती है फिक्स है ना। प्रत्येक वृक्क से मूत्रवाहिनी निकलती है। मतलब प्रत्येक वृक्क से क्या है, मूत्रवाहिनी निकलती है। मूत्रवाहिनी क्या होती है, मूत्र लेके जाती है ना। वृक्क में तो मूत्र का निर्माण होता है। दोनों मूत्रवाहिनियां अलग अलग छिद्र द्वारा मूत्राशय में खुलती है ना। मतलब मूत्रवाहिनियां कहाँ जाती है, मूत्राशय में जाती है। तो मूत्र की दिशा ध्यान रखना, मूत्र किसे किधर से कहाँ बनता है, पहले वृक्क में बनता है, फिर वहाँ से मूत्रवाहिनी में जाता है, मूत्रवाहिनी से मूत्राशय में जाता है, फिर वहाँ से मूत्र मार्ग में जाएगा ऐसे। मूत्राशय का बाहरी स्तर डिट्रूसर पेशिका बना होता है। देखो, डी ट्रू ऐसे लिखते हैं इसको, डी ट्रू, ट्रू ऐसे आएगा सर, डिट्रूसर पेशी, हाँ डिट्रूसर, ये ट आधा है यहाँ पे, है ना। तो डिट्रूसर पेशिका बना होता है। जबकि आंतरिक स्तर किसका बना होता है, ट्रांजिशनल उपकला का, सक्रांत ट्रांजिशनल जो उपकला होता है, जो मतलब प्रत्यास्थता पाई जाती है इसमें, ट्रांजिशनल उपकला में, ट्रांजिशन उपकला का बना होता है। मूत्राशय की चित्र को दो कपाटों या अवरोधनी पेशियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। मतलब
दो अवरोधियों पेशियों के द्वारा नियंत्रित किया जाता है इसको, है ना, मूत्राशय के क्षेत्र को, है ना। इन्हें बाह्य अवरोधनी और आंतरिक अवरोधनी कहते हैं। मतलब दो कपाट होते हैं, दो अवरोधनी होती है मूत्राशय में, है ना, मूत्राशय के क्षेत्र को खोलने बंद करने के लिए, है ना। तो आंतरिक अवरोधनी अनैच्छिक होती है। देखो अंदर जो कपाट होगा, जो अवरोधनी होगी वो अनैच्छिक होगी, जिसपे हमारी इच्छाओं का कंट्रोल नहीं होता। और बाहरी जो अवरोधनी होती है वो ऐच्छिक होती है। मतलब कपाट कपाट होते हैं, ये अवरोधनी होती है, मतलब गेट, है ना। कपाट मतलब वाल्व, जो ऐच्छिक प्रकार की होगी, जो बाहर की तरफ है। अब देखो व्रंत क्या, मतलब बाहर जिसपे हमारी इच्छाओं का कंट्रोल होता है वो ऐच्छिक, जिसमें हमारी इच्छाओं का कंट्रोल नहीं होगा वो अनैच्छिक। अब देखो वृक्क की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। बच्चों देखो ये है वृक्क की आंतरिक संरचना, वृक्क की आंतरिक संरचना। तो देखो इसमें ये बाहरी सतह इसकी उत्तल होती है, आंतरिक वाली सतह अवतल होती है ना। ये अंदर की सतह ये अवतल होती है, बाहर की सतह उत्तल होती है, उत्तल आकृति की होती है ना। इसमें देखो वृक्क के चारों तरफ सेम के बीज की आकृति की संरचना होती है इनकी। सेम का जो बीज होता है, सेम की फली होती है ना, सब्जी होती है सेम की फली। तो वो उसका जो बीज होता है उसके तरह इसकी आकृति होती है। और इसमें बाहर की तरफ एक आवरण पाया जाता है, इसके चारों तरफ एक आवरण पाया जाता है जिसे बोलते हैं रीनल कैप्सूल, है ना। रीनल कैप्सूल का आवरण पाया जाता है इसके चारों तरफ, वृक्क की तरफ, है ना, वृक्क के चारों तरफ। इसमें तंत्रिका आती है ना। और इसमें वृक्क धमनी प्रवेश करती है। इसके अलावा वृक्क शिरा बाहर निकलती, वृक्क धमनी इसमें रक्त लेके आएगी, वृक्क शिरा क्या होगी, इसमें रक्त लेके जाएगी, है ना। हृदय से रक्त लेके आए, हृदय से रक्त लेकर आएगी और वृक्क शिरा रक्त लेकर जाएगी इसमें से, है ना। और यहाँ पे एक गर्त गर्त होता है, जो अवतल सतह है, ये अवतल सतह है पूरी। इस अवतल सतह में एक गर्त होता है जिसे बोलते हैं हाइलम। ये पूरा गर्त है यहाँ पे, पूरा यहाँ से यहाँ तक का गर्त, इसको बोलते हैं हाइलम, है ना, छिद्र गड्ढा, है ना। तो इसको बोलते हैं हाइलम। अब ये देखो ये हाइलम है, ये कीप की आकृति, ये कीप की आकृति की संरचना में खुलता है, जिसे बोलते हैं पेल्विस, है ना, पेल्विस। यह है देखो वृक्क क्या होते हैं, हमारे मनुष्य में एक जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं। वृक्क की आंतरिक संरचना का चित्र है, वृक्क की आंतरिक संरचना का चित्र है ना। तो वृक्क में क्या होता है देखो, वृक्क के बाहर क्या हो, किसका आवरण पाया जाता है, एक आवरण पाया जाता है जिसको बोलते हैं रीनल कैप्सूल। रीनल कैप्सूल का आवरण पाया जाता है इसके चारों तरफ, है ना। ये उत्तल आकृति की होती है, बाहर की सतह उत्तल आकृति की होती है, अंदर की सतह अवतल आकृति की होती है। जो अंदर की सतह है, जो अंदर की सतह है वो, उसमें एक गर्त पाया जाता है, एक छिद्र पाया जाता है, एक पूरा गड्ढा पाया जाता है जिसको बोलते हैं हाइलम, है ना। यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये पूरा गर्त है पूरा, है ना। तो इसको बोलते हैं हाइलम, है ना। हाइलम, अब ये हाइलम है, हाइलम क्या है, ये हाइलम क्या है, एक कीप की आकार की संरचना बनाता है आगे जाके, है ना, विस्तृत संरचना बनाता है। ये हाइलम कीप के समान दिख रही है ना, इधर भी फैल रहा है, इधर भी फैल रहा है, ये कीप के समान संरचना दिख रही है आपको, है ना, ऐसे और ऐसे ऊपर। तो कीप के समान आकृति दिख रही है, उसको बोलते हैं पेल्विस, इसको बोलते हैं पेल्विस, है ना। अब देखो वृक्क को दो भागों में बांटा गया है, वृक्क की संरचना को। एक तो होते हैं रीनल कोर्टेक्स और एक होता है रीनल मेडुला। जो बाहर की तरफ है ना, बाहर की तरफ ये पूरा यहाँ तक, पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा, ये सब रीनल कोर्टेक्स है ना। और ये जो ये है ये पूरा मेडुला में आएगा, अंदर वाला पूरा मेडुला में आएगा ये, है ना। अंदर पूरा मेडुला मतलब परिधि परिधि की तरफ, है ना, यहाँ तक ये सब क्या है, रीनल कोर्टेक्स है, रीनल कोर्टेक्स। और जो अंदर की साइड है ये भी रीनल मेडुला में आ जाएंगे, ये भी मेडुला में आ जाएंगे, ये पिरामिड होते हैं, है ना। देखो कोर्टेक्स की जो उभार है ना, कोर्टेक्स भाग के, इस कोर्टेक्स के ये उभार पाए जाते हैं, ये उभार है, ये सारे उभार है, कोर्टेक्स की उभार है। ये किसमें पाए जाते हैं, मेडुला में पाए जाते हैं। तो इनको बोलते हैं बटनी के वृक्क स्तंभ, कोर्टेक्स के उभार को। और अगर मेडुला के उभार है, जैसे ये मेडुला के उभार ये कोर्टेक्स में पाए जा रहे हैं, इधर ये कोर्टेक्स आता है पूरा, ये मेडुला के उभार है, इनको बोलते हैं पिरामिड। पिरामिड या पिरामिड एक ही बात है ना। पिरामिड या पिरामिड एक ही बात है। ये मेडुला के उभार है और ये कोर्टेक्स के उभार है, ये कोर्टेक्स के उभार है, बटनी के वृक्क स्तंभ। तो ये इसकी संरचना, है ना। इसमें तंत्रिका प्रवेश करती है, तंत्रिका प्रवेश करती है, वृक्क धमनी इसमें प्रवेश करती है और जो रक्त लेकर आती है, और वृक्क शिरा
रक्त लेकर जाती है ना, तो रक्त लेकर आती है वृक्क धमनी, और वृक्क शिरा रक्त लेकर बाहर जाती है। तो इसकी संरचना है ना, ठीक है। वृक्क की आंतरिक संरचना देखो दो भागों में विभक्त होती है, दो भागों में बांटा गया है वृक्क की आंतरिक संरचना को। एक तो है रीनल कोर्टेक्स, है ना, ये वृक्क का परिधीय भाग होता है, जो मतलब परिधीय भाग होगा वो रीनल कोर्टेक्स कहलाएगा। और रीनल कैप्सूल, यह रीनल कैप्सूल से ढका होता है, रीनल कैप्सूल से ढका होगा, इसके ऊपर जो आवरण पाया जाएगा। इस भाग में देखो इंपॉर्टेंट है ये, इस भाग में नेफ्रॉन की मेल्फिकी नलिका, पीसीटी डीसीटी स्थित होती है ना, नेफ्रॉन की ये चीज़ें स्थित होती है, मतलब मेल्फिकी नलिका स्थित होगी, है ना, और पीसीटी डीसीटी स्थित होगा। मेल्फिकी नलिका बोल दो या मेल्फिकी काय बोल दो, है ना, एक ही बात है। कोर्टेक्स के कुछ उभार देखो, कोर्टेक्स के उभार मेडुला में दसे होते हैं, जिन्हें बर्टनी के वृक्क स्तंभ या बर्तनी स्तंभ कहते हैं, है ना। इनकी संख्या 12 थी। देखो कोर्टेक्स के उभार आ जाए ना, तो उनको बोलेंगे बर्टनी के वृक्क स्तंभ, जो मेडुला में दसे होते हैं। और अगर मेडुला के उभार आ जाए जो कोर्टेक्स में दसे रहते, तो उन्हें पिरामिड कहते हैं। मतलब कोर्टेक्स के उभार तो कहलाएंगे बर्टनी के वृक्क स्तंभ, और मेडुला के उभार कहलाएंगे पिरामिड। ये है ना। इनकी संख्या 12 होती है। दूसरा है आपका रीनल मेडुला। तो यह रीनल मेडुला क्या होता है, केंद्रीय भाग होता है ना। इस भाग में नेफ्रॉन का क्या होता है, हेनले का लूप होता है, और संग्रह नलिका स्थित होते हैं। हेनले का लूप ध्यान रखना आप, हेनले का लूप इस भाग में स्थित होता है। मुख्य रूप से नेफ्रॉन मुख्य रूप से मेडुला में ही स्थित होता है। नेफ्रॉन के कुछ उभार कोर्टेक्स में दसे होते हैं, है ना, जिनको पिरामिड कहते हैं। अब देखो नेफ्रॉन क्या होती है, वृक्क नलिका, बोल भी सकते हैं इनको वृक्क नलिका अपन। तो बच्चों ये है नेफ्रॉन की संरचना। नेफ्रॉन की संरचना, इसमें क्या है, अभिवाही धमनिका आती है, प्रवेश करती है। नेफ्रॉन की संरचना में क्या होता है, अभिवाही धमनिका जो प्रवेश करती है, रक्त लेकर आती है, और इससे अपवाही धमनिका बाहर निकलती है। मतलब ये जो अपवाही धमनिका इसमें आती है, ये गुच्छा बना लेती है। मतलब ये जो गुच्छा है, इसमें रक्त, इसमें केशिकाओं का गुच्छा पाया जाता है, केशिकाओं का गुच्छा होता है ना। इसको बोलते हैं, इस गुच्छे को बोलते हैं, इस जाल को बोलते हैं ग्लोमेरुलस। और ये जो प्याले नुमा संरचना है, प्याले नुमा, इसको बोलते हैं बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल इस प्याले नुमा संरचना को बोलते हैं। ये दोनों मिलकर ग्लोमेरुलस ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल, इस पूरी संरचना को संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं, मेल्पिगी काय, है ना। मतलब ये बोमेन कैप्सूल, ये बोमेन कैप्सूल, और ये ग्लोमेरुलस, ये पूरी संरचना क्या कहलाती है, मेल्पिगी काय कहलाती है ना। ये मेल्पिगी काय। इसके बाद ये जो संरचना है, ये पीसीटी कहलाती है पूरी, है ना, ये नली। फिर ये यू आकार की जो संरचना है, ये कहलाती है हेनले का लूप। हेनले के लूप की ये आरोही भुजा है, इधर वाली ये अवरोही भुजा है, इधर वाली आरोही भुजा है। तो टॉयलेट मूत्र जो बनता है यहाँ से छनेगा आपका, यहाँ से छन के इसमें होता हुआ ऐसे है, पीसीटी में होता हुआ, फिर हेनले के लूप में जाएगा, हेनले के लूप से आरोही भुजा से होते हुए डीसीटी में जाएगा, फिर वो संग्रह नलिका में जाएगा। ये वाली संरचना डीसीटी कहलाती है, नलिकानुमी संरचना होती है। और ये यहाँ पे पहुंच जाता है मूत्र आपका संग्रह नलिका में। तो जैसे यहाँ पे पहुंचेगा, उसको हम तरल को हम किसकी संख्या देते हैं, मूत्र की संख्या देते हैं, संग्रह नलिका ही। तो हेनले की लूप, ये नेफ्रॉन की संरचना है ना। इसमें अभिवाही धमनी क्या करती है, रक्त लेकर आती है, वो रक्त, है ना, रक्त लेकर आती है नेफ्रॉन में। और अपवाही धमनी का क्या है, बाहर चली जाती है। मतलब ये ज्यादा मोटी होती है, व्यास ज्यादा होता है इसका, तो इसमें से इस पे दबाव पड़ता है इस जगह, है ना। और बाकी केवल 125 ml ही रक्त इसमें क्षमता है, 1% ही रक्त इसमें, 125 ml का भी 1% इसमें क्षमता है ना, और वो पहुंच जाता है। उसके अलावा उस 125 ml रक्त में भी जो जो अच्छी चीजें होती है, वो स्त्रावित कर दी जाती है इनके द्वारा, पीसीटी के द्वारा। वो तो पढ़ेंगे अपन। पहले आप ये समझ लो कि ये प्यारेनुमा संरचना होती है, बोमेन कैप्सूल होती है, और ये जो कोशिकाओं का जाल होता है, गुच्छा होता है, वो ग्लोमेरुलस होता है। इन दोनों को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, मेल्पिगी काय कहते हैं। यहाँ इधर इस संरचना को ये आगे जाके पीसीटी नलिका का संरचना में खुलता है, जिसे बोलते हैं पीसीटी। पीसीटी के आगे एक यू आकार की संरचना पाई जाती है, जिसे बोलते हैं हेनले का लूप नुमा संरचना है, लूप बन रहा है। इसके बाद ये आगे डीसीटी में खुलता है, और उसके बाद वो डीसीटी आगे जाके संग्रह नलिका में खुलती है। तो ये इसकी नेफ्रॉन की संरचना है ना। हेनले की लूप की दो भुजा होती है, एक तो अवरोही भुजा
और इस वाले भुजा को बोलते हैं आरोही भुजा, है ना। तो ये है, तो लिख लो उसको, उतार लो कॉपी में, नेफ्रॉन की संरचना, है ना। बाकी नेफ्रॉन ही स्पेशल, तो वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है कौन, नेफ्रॉन, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। मूत्र निर्माण का स्थल, नेफ्रॉन ही वो जगह है जहाँ पे हमारा टॉयलेट बनता है, मूत्र बनता है, मूत्र निर्माण होना चालू होता है ना, मूत्र निर्माण का स्थल है। लंबी और कुंडलित रचना होती है ना। नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है, देखो संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है, संख्या पूछी जाती है ना। 10 लाख प्रति वर्ग, मतलब एक वर्ग प्रति वर्ग का मतलब एक वर्ग में कितनी होगी, एक वर्ग में, एक किडनी में 10 लाख होती है, तो दोनों वर्ग मिला के 20 लाख हो गई, तो इनकी संख्या होती है 10 लाख प्रति वर्ग। 3 भागों में विभक्त होती है कौन, नेफ्रॉन। पहला मेलफिकिकाय, दूसरा रीनल ट्यूबुल्स, तीसरा है आपका वृक्क रक्त वाहिनियाँ, जिसमें अपवाही धमनियाँ, अपवाही वो शिराएं वो सब आ जाएगी, धमनिका वो सब आ जाएगी वाहिनियों में। तो ये तीन है मुख्य रूप से, 3 भागों में विभक्त होती है। मेलफिकिकाय, है ना, मेलफिकिकाय में आ जाएगा ग्लोमेरुलस और बोमेन संपूर्ण, बोमेन कैप्सूल और वो ग्लोमेरुलस और रीनल ट्यूबुल्स। तीसरा है आपका वृक्क रक्त वाहिनियाँ। पहला है मेलफिकिकाय। मेलफिकिकाय के 2 भाग होते हैं, देखो परीक्षा में क्वेश्चन आता है कि मेलफिकिकाय किस किस से मिलकर बना होता है, तो मेलफिकिकाय है ना, तो बोमेन कैप्सूल से मिलकर बना होता है, और दूसरा है ग्लोमेरुलस, है ना। 2 भाग होते हैं इसके, तो मेलफिकिकाय के 2 भाग होते हैं, तो बोमेन कैप्सूल है, ग्लोमेरुलस। तो बोमेन कैप्सूल क्या होता है, देखो ये नेफ्रॉन का अग्र तथा प्यालेनुमा भाग जो होता है ना, वो बोमेन कैप्सूल होता है। दोहरी भित्ति का बना होता है, 2 भित्तियां पाई जाती है इसके अंदर, है ना, मतलब 2 दीवार दीवार। भीतरी परत में विशेष प्रकार की कोशिकाएं पोडोसाइट कोशिकाएं उपस्थित है। देखो पोडोसाइट कोशिका को ध्यान रखना, पोडोसाइट कोशिकाओं का क्वेश्चन आता है कि पोडोसाइट कोशिकाएं किस में पाई जाती है, तो वृक्क में पाई जाती है, ग्लोमेरुलस। दूसरा इसका भाग है ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस क्या होता है, देखो रुधिर केशिकाएं होती है ना, तो जो केशिकाएं होती है उनका जाल होता है या गुच्छा होता है, रुधिर केशिकाओं का ऐसे ऐसे गुच्छा होता है ये, है ना। तो ये क्या होता है, रुधिर केशिकाओं का जाल होता है या गुच्छा होता है ग्लोमेरुलस। इसमें क्या है, रुधिर क्षमता है, रुधिर छनेगा जब भी तो मूत्र बनेगा, तो मूत्र किससे बनता है, रुधिर से बनता है, रुधिर में से रुधिर छनेगा, फिर वो उसमें से मूत्र बनेगा, रुधिर में जो जो भी अवशेष पदार्थ होंगे वो सब सन जाएंगे। दूसरा है रीनल ट्यूबुल्स, है ना, दूसरा इसका भाग है रीनल ट्यूबुल्स। तो ये निम्न प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है, ट्यूब मतलब ट्यूब कौन कौन सी होती है, नलिकाएं कौन कौन सी होती है, ट्यूबुल्स कौन कौन सी होती है, तो एक पहला है इसका पीसीटी। देखो पीसीटी क्या होती है, समीपस्थ संवलित नलिका, मतलब एक कुंडलित नलिका होती है, मतलब लंबी एवं नलिकाकार रचना होती है, देखो ये, है ना। सर्वाधिक चयनात्मक पुनःअवशोषण किस में होता है, मतलब चयनात्मक पुनःअवशोषण किस में होता है, पीसीटी में होता है, मतलब पुनः अवशोषण होता है, चयन चयन होता है ना। ये क्या है, अवशोषित करती है पीसीटी, मतलब ग्लूकोज को अवशोषित करती है ना, एमिनो अम्ल को अवशोषित करती है, कौन करती है, पीसीटी। तो सबसे ज्यादा इसमें होता है अवशोषण, है ना, पोषक पदार्थों का। इसके अलावा देखो सबसे पहले तो मेलपीगी का बनेगा पुत्र, है ना। मूत्र कहाँ पे आएगा, पहले ब्लड कहाँ पे आएगा, मूत्र कैसे बनता है, सबसे पहले मेलपीगी काय में आएगा, फिर बोमेन मेलपीगी काय में मतलब बोमेन कैप्सूल में आएगा, फिर वहाँ से ग्लोमेरुलस में जाएगा, फिर ग्लोमेरुलस से पीसीटी में जाएगा, फिर हेनले के लूप में जाएगा, फिर वहाँ से डीसीटी में जाएगा। तो इस प्रकार ये चलता है, मूत्र कैसे मूत्र बनता है। तो देखो दूसरा ये अगला है आपका, इसमें हेनले का लूप, पीसीटी के बाद हेनले के लूप में आपका ब्लड आ गया, है ना, वो रुधिर आ गया। तो उसमें क्या होगा, देखो यह हेनले का लूप क्या होता है, यह यू आकृति का होता है, यू आकृति का होता है ना। जल संरक्षण का स्थान होता है, मतलब जल संरक्षण का स्थान होगा ये, हेनले का लूप में जल का संरक्षण होता है। रेगिस्तान देखो रेगिस्तानी जंतुओं में अधिक विकसित होता है ये, क्यों, क्योंकि रेगिस्तान में क्या होता है, पानी की कमी होती है, तो उनमें उनका हेनले का लूप अधिक विकसित होता है। जैसे ऊँट होता है ना, उसमें हेनले का लूप अधिक विकसित है, क्योंकि वहाँ पानी की कमी होती है, तो जल को संरक्षण करना जरूरी है ना। तो हेनले का लूप 2 भुजाओं से बना होता है, कौन कौन सी, अवरोही भुजा और आरोही भुजा। अवरोही भुजा पीसीटी से जुड़ी होती है, मतलब अवरोही तो पीसीटी से जुड़ी रहेगी, और आरोही भुजा किससे जुड़ी होगी, डीसीटी से जुड़ी होती है। ये है मतलब हेनले के लूप में 2 भुजाएं हैं, पहले अवरोही भुजा और दूसरी आरोही भुजा। अब देखो डीसीटी पढ़ रहे हैं अपन,
अगली है आपकी डीसीटी, मतलब दूरस्थ संवलित नलिका, है ना। तो डीसीटी क्या होती है, देखो डीसीटी में विशेष प्रकार की कोशिकाएं उपस्थित होती है, इसमें विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है जो क्या करती है, जो इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन का स्त्रवण करती है। मतलब इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन कौन स्त्रवण करता है, वृक्क द्वारा होता है, सीधी सी बात है, वृक्क द्वारा इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन का स्त्रवण होता है। इसके अलावा ये रेनिन हार्मोन है, ये भी वृक्क द्वारा स्त्रावित होता है ना। तो डीसीटी में, डीसीटी और बोमेन कैप्सूल के बीच क्या पाई जाती है, जस्टा ग्लोमेरुलर कोशिकाएं उपस्थित होती है ना, या जस्टा ग्लोमेरुलर मेरुलस उपकरण, उपकरण भी बोल सकते हैं इसको, उपकरण, या इसको ये भी बोल सकते हैं जे जी ए, है ना, जे जे जी ए, जस्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस। तो जस्टा ग्लोमेरुलस कोशिकाएं पाई जाती है, ये क्या है, क्या स्त्रवण करती है, रेनिन का स्त्रवण करती है, मतलब इलेक्ट्रोपोइटिन हार्मोन और रेनिन हार्मोन है ना, वृक्क द्वारा स्त्रावित होते हैं। देखो संग्रह नलिका अगला है, इसमें संग्रह नलिका में चल गया मूत्र, है ना, वो तरल वो लिक्विड ब्लड, वो छन के रक्त उसमें चल गया संग्रह नलिका में। संग्रह नलिका किसी नेफ्रॉन का भाग नहीं है, देखो नेफ्रॉन का भाग नहीं है, निम्न में से नेफ्रॉन का भाग कौन सा नहीं है, तो संग्रह नलिका नहीं है नेफ्रॉन का भाग, है ना। कई डीसीटी, जब ये डीसीटी से संग्रह नलिका में जाएंगे तो कई डीसीटी मिलकर क्या बनाएगी, बेलनी की नलिका बनाती है ना, बेलनी की नलिका बनाते हैं, ये बेलनी की नलिका आपस में मिल जाएंगी जो मिलकर संग्रह नलिका बनाती है, और संग्रह नलिका बना लेगी, है ना। तो संग्रह नलिका, अब देखो क्वेश्चन आता है कि संग्रह नलिका, बेलनी की नलिका का संबंध किससे है, तो मूत्र के संवहन से होता है, बेलनी की नलिका में मूत्र का संवहन होता है ना। मतलब बेलनी की नलिका का संबंध किससे है, मूत्र के संवहन से, मूत्र के संवहन से। संग्रह नलिका में उपस्थित तरल को मूत्र की संज्ञा दी जाती है, देखो ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि मूत्र की संज्ञा, मतलब इसका ध्यान रखना कि मूत्र कब कहा जाएगा, उसको तरल को मूत्र कब कहा जाएगा, जब वो संग्रह नलिका में पहुंच जाएगा, इसको ध्यान रखना आप कि संग्रह नलिका में उपस्थित तरल को ही मूत्र की संज्ञा दी जाएगी, उसके पहले इसको मूत्र नहीं कहा जाएगा, है ना, उस तरल को। और बेलनी की नलिका का संबंध किससे, मूत्र के संवहन से, और नेफ्रॉन का भाग नहीं है, कौन नेफ्रॉन का भाग नहीं है, तो संग्रह नलिका। अब अगला है इसका तीसरा है आपका वृक्क रक्त वाहिनियां। अगर देखो इसमें, देखो बच्चों, जो अभिवाही धमनी तो इसमें लेके आती है रक्त, है ना, रक्त को, है ना, और अपवाही धमनी यहाँ से बाहर निकलती है, इस पहले बोमेन कैप्सूल से बाहर निकलती है, ये रुधिर बाहर लेके जाती है। अब ये रक्त को बाहर लेके जाती है, ये धमनी है ना, अपवाही धमनी का, ये क्या होती है, ये इधर फैल जाती है इसकी चारों तरफ, पीसीटी की तरफ, हेनले की लूप की तरफ, और ये अपवाही धमनी का, है ना, ये केशिकाएं ये करती है, चारों तरफ फैल जाती है, पीसीटी, हेनले लूप और डीसीटी, इनके चारों तरफ फैल जाती है ना, अपवाही धमनी का। तो या केशिकाएं, तो क्या होता है, जो धमनिकाएं, जो केशिकाएं पीसीटी के चारों तरफ है और डीसीटी के चारों तरफ है, उसको तो बोल देते हैं परिनलिका केशिका जाल। और जो जो केशिकाएं हेनले के लूप के चारों तरफ है, ये यू आकार का जो हेनले के लूप के चारों तरफ है, उसको बोल देते हैं अपन वसा रेक्टा, है ना, उसको बोल देते हैं वसा रेक्टा। ये है परिनलिका केशिका जाल और वसा रेक्टा, ठीक है। एक तो है अभिवाही धमनिका, देखो अभिवाही धमनी क्या होती है, ये मतलब क्या है, जो ग्लोमेरुलस है ना उसमें रक्त लाती है, वृक्क में, देखो वो वृक्क में प्रवेश करने वाली धमनी होती है ये, है ना, जो हमारा जो किडनी होती है उसमें प्रवेश करने वाली धमनी होती है, इसका कार्य क्या है, देखो एक बार क्वेश्चन आ चुका है जनरल साइंस में कि वृक्क अभिवाही धमनी का क्या कार्य है, ये वृक्क को रक्त अंदर लेकर आती है, वृक्क में रक्त लेकर आती है, रुधिर को लेकर आती है, रक्त को लेकर आती है, कौन लेकर आती है, अभिवाही धमनी आती है ना। दूसरी है अपवाही धमनी, अपवाही धमनी देखो क्या होती है, बोमेन संबूल से बोमेन कैप्सूल से निकलने वाली या ग्लोमेरुलस से रुधिर को ले जाने वाली, मतलब वो तो लाने वाली थी धमनी, और रुधिर को लाने वाली तो अपवाही धमनी थी, और ये रुधिर को ले जाने वाली धमनी है ना। तो उल्टा काम है, मतलब इसका उसके उल्टा काम है। अब देखो एक चीज ध्यान रखना आप, जो अभिवाही धमनी का है ना,
उसकी जो व्यास है ना, अब या मोटाई अपिवाही धमनी से बहुत अधिक होता है, जब भी तो दाब बनता है वहां पे, क्योंकि ये जो अभिवाही धमनी है दाब वहां जब भी तो दाब ज्यादा पड़ेगा, वहां पे ब्लड का दाब पड़ेगा, है ना, तो उससे वो जब भी तो रुधिर छनेगा वहां पे, क्योंकि जो रुधिर का दाब बनेगा जब भी तो छनेगा वहां पे रुधिर, है ना। अपवाही धमनी से निकलने वाली केशिकाएं यदि, अब देखो, अपवाही जो अपवाही धमनी है ना, ये अपवाही धमनी, ये अपवाही धमनी से निकलने वाली केशिकाएं यदि पीसीटी और डीसीटी के चारों ओर के एक जाल का निर्माण करती है तो उसे क्या कहते हैं, परिनालिका केशिका जाल, है ना। इसका ध्यान रखना। वासा रेक्टा बहुत इंपॉर्टेंट है कि वासा रेक्टा क्या होता है, यदि हेनले के लूप के चारों ओर जाल का निर्माण कर ले, है ना, तो उसको बोलते हैं वासा रेक्टा। और यदि पीसीटी और डीसीटी के चारों ओर जाल का निर्माण कर ले तो उसे बोलते हैं परिनालिका केशिका जाल। पीसीटी और डीसीटी के चारों ओर जाल का निर्माण करेगी तो क्या कहलाएगी, परिनालिका केशिका जाल। और यदि हेनले के लूप के चारों ओर जाल का निर्माण कर ले तो कहलाएगी वासा रेक्टा। यह केशिकाएं आगे जाकर वृक्कशिरा का निर्माण करती है जो वृक्क से होते हुए बाहर चली जाती है। इसका ध्यान रखना। लास्ट में क्या आता है, वृक्कशिरा से ही तो जाएगी, टॉयलेट वृक्कशिरा के थ्रू जाएगा बाद में। तो दूसरा देखो आप, दूसरा इसका वृक्क पढ़ लिया अपन ने, दूसरा है आपका मूत्रवाहिनी, है ना। तो मूत्रवाहिनी क्या होती है, एक जोड़ी होती है मूत्रवाहिनी, है ना, एक जोड़ी होती है, यूरेटर भी बोलते हैं अपन इसको, एक जोड़ी होती है। और नंबी और नलिकाकार रचना होती है, नंबी और नलिकाकार रचना होती है ना। यह मूत्र को, देखो ये एक बार एक यहाँ से क्वेश्चन आ गया कि मूत्र को वृक्क से मूत्राशय में कौन लेकर जाती है, मूत्र को वृक्क से मूत्राशय में कौन लेकर जाती है, तो इसका आंसर है मूत्रवाहिनी। मूत्रवाहिनी का अग्रभाग कैसा होता है, चौड़ा होता है और कीप के आकृति का होता है, जिसे क्या बोलते हैं, पेल्विस, पेल्विस कहा जाता है, देखो, है ना। पेल्विस आगे जाकर माइनर कैलिक्स और मेजर कैलिक्स में बढ़ जाता है। तो मूत्र का अग्रभाग कैसा होता है, चौड़ा होता है और कीप के आकार का होता है। जो कीप के आकार का भाग होता है उसको बोलते हैं पेल्विस, पेल्विस, है ना। जो पेल्विस आगे जाकर किस में बढ़ जाता है, माइनर कैलिक्स और मेजर कैलिक्स में बढ़ जाता है। अगला अब देखो मूत्र किस में, देखो पहले तो वृक्क में बन गया, वृक्क वृक्क में बन गया, रुधिर किधर जाएगा, मूत्र बनने का प्रोसेस में, तो रुधिर जाएगा सबसे पहले वृक्क में, वृक्क के बाद जाएगा मूत्रवाहिनी में, फिर मूत्रवाहिनी के बाद वृक्क जाएगा, रुधिर जाएगा आपके मूत्राशय में, फिर मूत्राशय से किस में जाएगा, मूत्र मार्ग में जाएगा, है ना। फिर मूत्र मार्ग से होते हुए शरीर से बाहर निकल जाएगा, है ना। तो ये आपको इनका याद होना चाहिए भाई, इसका किस प्रकार होगा ये लाइन, ये मार्ग किस प्रकार होगा, रुधिर मूत्र कैसे बाहर आएगा शरीर से, है ना, उसका मार्ग क्या है। तो तीसरा है आपका मूत्राशय, मतलब यूरिनरी ब्लेडर। मूत्राशय क्या होता है, देखो इसे मूत्र का आगार भी कहते हैं। मूत्र का आगार का मतलब होता है भंडार करने वाला, भंडार, इंग्लिश मतलब भंडार बोलते हैं आगार को, है ना। यह एक चौड़ी थैलीनुमा रचना होती है, चौड़ी होती है और थैला के समान होती है ये, है ना। और मूत्राशय में देखो फैलने और सिकुड़ने की क्षमता उपस्थित होती है, फैलने और सिकुड़ने की क्षमता होती है मूत्राशय में। मूत्राशय में मूत्र का अस्थायी संग्रह होता है ना, अस्थायी संग्रह होता है इसमें, मतलब ये सीधी सी बात है मूत्राशय में। और इसके बाद मूत्र किस में जाता है, मूत्र मार्ग में जाता है। तो मूत्र मार्ग कैसे होता है, लंबी एवं नलिकाकार रचना होती है। तो मूत्रमार्ग कैसा होता है, देखो मूत्रमार्ग लंबी एवं नलिकाकार रचना होती है, मूत्र निष्कासन का स्थान होता है ये, है ना। मूत्रमार्ग कैसा होता है, मूत्र निष्कासन का स्थान होता है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, मूत्र नर में किसके द्वारा बाहर त्यागा जाता है, शिश्नु द्वारा, है ना, पेनिस के द्वारा, शिश्नु के द्वारा, नर में तो शिश्नु के द्वारा, और मादा में भग भाग के द्वारा बाहर त्याग दिया जाता है। तो इसका ध्यान रखें आप कि मूत्र मार्ग में मूत्र किसके द्वारा बाहर त्याग दिया जाएगा, नर में तो शिश्न के द्वारा, मतलब मेल में तो शिश्न के द्वारा, पेनिस के द्वारा, और फीमेल में भग भाग के द्वारा, भग भाग के द्वारा बाहर त्याग दिया जाता है मूत्र। उत्सर्जन की क्रियाविधि, देखो उत्सर्जन की क्रियाविधि पढ़ते हैं अब। उत्सर्जन की क्रियाविधि किस प्रकार होती है, इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला तो है यूरिया का निर्माण और दूसरा है मूत्र का निर्माण। पहले तो यूरिया का निर्माण होगा, है ना, मतलब यूरिया का निर्माण होगा हमारे शरीर में, है ना, फिर उसके बाद मूत्र का निर्माण होगा, है ना। तो देखते हैं इसको, पहले भाई पहले यूरिया का निर्माण कैसे होता है, फिर मूत्र का निर्माण कैसे होता है ना। तो यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, आपको ये पता होना चाहिए, यूरिया का निर्माण होता है यकृत,
यूरिया का निर्माण ऑर्निथीन चक्र के द्वारा यकृत में होता है। हमारे जो लीवर होता है ना, जिगर होता है ना, उसमें होता है यूरिया का निर्माण, है ना। अब किस चक्र, ऑर्निथीन चक्र के द्वारा, तो ऑर्निथीन चक्र क्या होता है, देखो इसकी खोज किसने की थी, क्रेब हेम्सलेट ने। क्रेब हेम्सलेट ने इसकी खोज की थी। और क्रियास्थल, ये पूछा जाता है एग्जाम में कि यूरिया का निर्माण का होता है, तो यकृत में होता है ना। क्रियास्थल क्या है इसका, यकृत। ऑर्निथीन चक्र का यकृत है क्रियास्थल, मतलब इसका निर्माण कहाँ पे होता है, ये चक्र संपन्न यकृत में संपन्न होता है, जब भी तो यकृत में निर्माण होगा। प्रथम उपापचय चक्र है, ऑर्निथीन चक्र है ना, ये प्रथम उपापचय चक्र है ना। इसके अलावा यूरिया का निर्माण देखो किस में होता है, कैसे होता है, यूरिया का निर्माण अमोनिया के द्वारा होता है, अमोनिया, है ना, NH3, अमोनिया NH3 अमोनिया के द्वारा होगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के द्वारा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया प्लस CO2, है ना। और 3 ATP भी इसमें आ जाएंगे काम में, 3 ATP, है ना, ऐसे प्लस करके तीनों प्लस लिख देंगे, NH3 प्लस CO2 प्लस 3 ATP। तो कितने ATP पूछे गई हैं, ATP की संख्या पूछी गई है आपके एग्जाम में, है ना। तो इसके द्वारा निर्माण होता है यूरिया का, ये तीनों मिलके यूरिया बना देंगे, है ना। अब मूत्र का, अब देखो यूरिया का निर्माण हो गया, यूरिया का निर्माण। अब आ गया आपके मूत्र का निर्माण, ये दूसरा मूत्र का निर्माण, है ना। तो मूत्र का निर्माण है ना 3 चरणों में होता है। कौन कौन से चरण, मूत्र का निर्माण, एक तो पहला है परानिस्यंदन, दूसरा चयनात्मक पुनरावशोषण, है ना, तीसरा है स्त्रवण। मतलब देखो मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो आपकी परानिस्यंदन, मूत्र का निर्माण देखो रुधिर से होता है, रक्त से होता है ना। तो रक्त में क्या, रक्त में अपन को हम यहाँ अपन ने ये बना लिया, क्या बनाना है, यूरिया बना लिया, यूरिया सबसे बना लिया, पहले बना लिया। तो यूरिया को मिलाएंगे उसमें, रक्त में मिल गया यूरिया, है ना। अब रक्त में यूरिया मिल गया तो सबसे पहले परानिस्यंदन होगा उसका। परानिस्यंदन क्या होता है, परानिस्यंदन का मतलब छनेंगे, पहले तो रक्त छनेगा, वो छनेगा, फिर वो आगे जाएगा, है ना। फिर उसमें चयनात्मक पुनरावशोषण, फिर उस रक्त में जो जो चीज़ें हैं ना काम की, उसका दोबारा अवशोषण किया जाएगा उन चीज़ों का, है ना। फिर उसके बाद उसमें स्त्रवण भी किया जाएगा, कुछ चीज़ें उसमें जो बेकार चीज़ें हैं वो छोड़ दी जाएगी, है ना, ताकि वो फिर वो शरीर से बाहर चल जाएगी। तो देखते हैं इसको तीनों चरणों को। पहला परानिस्यंदन पढ़ते हैं अपन। देखो परानिस्यंदन में क्या होगा कि परानिस्यंदन में यहाँ से इस ग्लोमेरुलस में, मतलब कोशिकाओं का जो गुच्छा है, केशिकाओं का जो गुच्छा है, इसमें से 1100 से 1200 ml रक्त इसमें आएगा। अब 1100 से 1200 ml रक्त में, 1100 से 1200 ml रक्त में से केवल 125 ml 125 ml रक्त ही चलेगा, केवल 125 ml रक्त ही चलेगा। अब उस 125 ml रक्त में से भी उसका 1% इसमें आएगा, 1% यहाँ पे छन के वहां पे पहुंचेगा, है ना, 1% ही संग्रह नलिका में पहुंचेगा 125 ml में, 1% इसमें आएगा, इससे होता हुआ है लूप से होता हुआ, पीसीटी से होता है लूप से होता, डीसीटी से होता हुआ संग्रह नलिका में से आएगा केवल एक। बाकी 99% है ना इधर चला जाएगा वो, इसमें तो 1% ही छनेगा नीचे, तो नीचे छन के आएगा। बाकी 1%, बाकी 99% है, 99% इस अतिवाहित धमनी के माध्यम से होता हुआ इस परिनलिका केशिका जाल में चला जाएगा, ये है ना। और इस परिनलिका केशिका जाल में चला जाएगा, है ना, और यह वासा रेक्टा में चला जाएगा, है ना। तो ये है छन्ना, परानिस्यंदन। परानिस्यंदन का मतलब दाब के प्रभाव में छन्ना, यहाँ दाब बढ़ जाएगा ना, ऐसे ब्लड आएगा, ज्यादा रक्त आएगा, तो इसका ये ज्यादा मुंह बड़ा है, इसका ज्यादा व्यास बड़ा है ना। और इसका व्यास क्या है, ये पतली है तो व्यास छोटा है, तो यहाँ दाब बढ़ जाएगा, रक्त का दाब बढ़ जाएगा, दाब के प्रभाव में परानिस्यंदन क्रिया हुई, रुधिर छन जाएगा, है ना। उसके बाद होता है चयनात्मक, दूसरा है इसका चरण चयनात्मक पुनरावशोषण। चयनात्मक पुनः अवशोषण मतलब इसमें क्या होगा कि इसमें है ना, ये जो रक्त है ना 125, केवल 1% रखता है ना, 125 ml का, 125 ml रखता है, 1100 से 1200 आता है वैसे तो, और उसमें से भी केवल 125 ml रखता है। 125 ml का भी 1% इसमें होके आता है, और उसका 99% तो इधर निकल जाता है, 99% तो इधर निकल जाएगा, बाकी 1% केवल इसमें आएगा, 1% का ही मूत्र बनेगा, है ना। तो इसका जो 1% है ना, वो उसमें भी देखो उपयोगी पदार्थ है, उपयोगी पदार्थ है उसमें, उसमें भी उपयोगी पदार्थ है, जो क्या होंगे, ये पीसीटी के द्वारा, हेनले लूप के द्वारा और डीसीटी के द्वारा
अवशोषित करके, यहाँ इसमें जो लिक्विड आता है उस इनके द्वारा अवशोषित करके, पहले तो पीसीटी और हेनले के लूप और डीसीटी उसको अवशोषित कर लेगा उपयोगी पदार्थ को, है ना, जैसे ग्लूकोज को, एमिनो अम्ल को, उनको अवशोषित कर लेंगे। उसके बाद वो बाहर निकाल देंगे, पानी को बाहर निकाल देंगे, ग्लूकोज को बाहर निकाल देंगे, इनके द्वारा उत्सर्जित कर दिया जाएगा उसको। उत्सर्जित करने के बाद क्या होगा, ये जो परिनालिका केशिका जाल है, ये परिनालिका केशिका जाल है, और जो वासा रेक्टा है जो इनके चारों तरफ पाया जा रहा है ना, वो क्या है, उनको अवशोषित कर लेंगे। किसको? ग्लूकोज को, है ना, उपयोगी पदार्थों को, एमिनो अम्ल को, उनको अवशोषित कर लेंगे। इनके द्वारा तो बाहर निकाल दिया जाएगा, वो इनके द्वारा अवशोषित कर लिया जाएगा। इनके द्वारा ये चारों तरफ जो है इनके द्वारा अवशोषित कर लिया जाएगा उसको, है ना। ये हो गया पुनरा अवशोषण, दोबारा अवशोषित कर लिया जाएगा। मतलब पहले तो ये अवशोषित करेगी, पहले तो ये हेनले का लूप अवशोषित करेगा उसको, उपयोगी पदार्थ को, और फिर वो उत्सर्जित कर देगा बाहर, यहाँ बाहर चारों तरफ बाहर उत्सर्जित कर देगा, है ना। फिर जो बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है उसको ये चारों तरफ है, हेनले के लूप के पीसीटी की चारों तरफ है वासा रेक्टा, परिकर्णिका केशिका जाल और वासा रेक्टा, ये क्या करेंगे, उसको अवशोषित कर लेंगे। तो दो बार अवशोषित हो गया तो पुनः अवशोषण, है ना, पुनरा अवशोषण। अब आ गया स्त्रावण। स्त्रावण में क्या होता है कि जो ये परिनालिका केशिका जाल है और वासा रेक्टा है, इसमें भी क्या है, हानिकारक पदार्थ होते हैं, है ना, जैसे अमोनिया, है ना, H+ आयन, है ना, K+ आयन, पोटेशियम आयन, हाइड्रोजन आयन, ये क्या करते हैं, इस 99% में भी तो उत्सर्जित पदार्थ होते हैं, तो ये बाहर निकाल देते हैं उनको, है ना। अब ये बाहर निकाल देंगे, उत्सर्जित कर देंगे, स्त्रावण कर देंगे, उनका स्त्रावण कर देंगे। कौन? परिनालिका केशिका जाल और वासा रेक्टा हाइड्रोजन आयनों का उत्सर्जन कर देंगे, स्त्रावित कर देंगे, स्त्रावित। वो किसमें आ जाएंगी, वो इसमें आ जाएंगे, हेनले के लूप में, है ना, इसमें से आते हुए इसमें चल जाएंगे, मतलब इसमें निकल जाएंगे, वो मूत्र के साथ मिल जाएंगे, इनके द्वारा अवशोषित हो जाएगा वो, पीसीटी, डीसीटी, हेनले के लूप, इनके द्वारा अवशोषित होकर निकल जाएगा। कुल मिला के ये है ना, तो स्त्रावण होगा, क्योंकि हानिकारक पदार्थ भी तो इसमें जो मूत्र जा रहा है उसमें मिला दी जाएंगे इनके द्वारा, है ना, जैसे अमोनिया है, हाइड्रोजन धन आयन है, पोटेशियम धन आयन है, तो ये है, ये हो गया स्त्रावण। तो यहाँ संग्रह नलिका में पहुंच जाता है, तो मूत्र मूत्र कहते हैं हम उसको, है ना, संग्रह नलिका में जो पहुंच जाता है। देखो प्राणिशन, देखो दाब के प्रभाव में रुधिर का छनना, मैंने कहा ना रुधिर को छानेंगे इसमें, दाब के प्रभाव से दबाव रहेगा तभी तो छनेगा, इसको प्राणिशन बोलते हैं। मतलब प्राणिशन रुधिर को छानना। प्रभावी प्राणिशंदन दाब कितना होता है, देखो 10 से 15 mm Hg मरकरी, है ना, तो ये प्राणिशंदन दाब, इस दाब के कारण रुधिर छनता है, 10 से 15 mm Hg, इस दाब के कारण रुधिर छनता है। अब देखो GFR आएगा इसमें, अब शब्द आएगा अपने, एक शब्द आएगा GFR। GFR क्या होता है, ग्लोमेरुलर निस्यंदन दर। तो GFR के फुल फॉर्म है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, मतलब ग्लोमेरुलर निस्यंदन दर, है ना। प्रति मिनट, मतलब 1 मिनट में वृक्क में बनने वाले निस्यंद की मात्रा GFR कहलाती है। तो GFR क्या होती है, प्रति मिनट वृक्क में बनने वाले निस्यंद की मात्रा को क्या कहते हैं, GFR कहते हैं, है ना। मतलब 1 मिनट में वो कितना छनता है, कितना निस्यंद बनता है। निस्यंद का मतलब वो छाना, जो छाने का है ना वृक्क, जो रुधिर छाना गया है ना, वो उसको बोलते हैं छनित, छनित या निस्यंद, निस्यंद को बोलते हैं, है ना। अब निस्यंद की मात्रा को क्या बोलते हैं, 1 मिनट में कितना रुधिर आपने छान लिया, है ना, तो उसको बोलेंगे GFR। कितना रुधिर आपने छान लिया, कितना ब्लड आपने छान लिया 1 मिनट में वृक्क ने, तो इसका वो कितना छानता है, वो 125 ml छानता है, मतलब 125 मिलीलीटर वो रक्त छान लेगा 1 मिनट में, है ना। तो ये है, इसको 125 मिनट को जरूर, मिलीलीटर को जरूर ध्यान रखिए। GFR क्या होता है, 1 मिनट में कितना रक्त आपने छाना, वृक्क ने छाना। अर्थात 1 मिनट में प्लाज्मा से लगभग 125 ml तरल का परानिस्यंदन होता है ना। इसे ग्लोमेरुलर निस्यंदन दर कहते हैं। मतलब 125 ध्यान रखना है, ml ध्यान रखना है आपको, है ना। और GFR के तो बताइए आपको भाई 1 मिनट में कितना वो वृक्क छानता है। प्रतिदिन दोनों वृक्क में लगभग 180 लीटर निस्यंद से लगभग 1 से 1.5 लीटर मूत्र बनता है। मतलब दोनों वृक्क एक दिन में कितना छानते हैं, जब 1 मिनट में 125 मिलीलीटर छानते हैं तो 24 घंटे में कितना छानेंगे, 24 घंटे में 180 लीटर का छान लेते हो, है ना।
मतलब इससे कितना मूत्र बनता है। एक बार क्वेश्चन आ गया कि एक दिन में कितना मूत्र बनता है इंसान के, तो 1 से 1.5 लीटर मूत्र बनता है। एक दिन में एक व्यक्ति को 1 से 1.5 लीटर मूत्र बनता है। वृक्कों द्वारा प्रति मिनट औसतन 1100 से 1200 मिलीलीटर रक्त का निस्यंदन किया जाता है ना। मतलब 1 मिनट में कितना रक्त का निस्यंदन करेगा। निस्यंदन मतलब छानेगा, वो निस्यंदन का मतलब छानना है ना। तो 1100 से 1200 मिलीलीटर रक्त का वो छानता है। वृक्क दोनों वृक्क मिला के छानते हैं। जो हृदय द्वारा 1 मिनट में निकाले गए रक्त के 5वें भाग के बराबर होते हैं, है ना। तो ये 5वें भाग के बराबर है, ये 1100-1200 मिलीलीटर रक्त हृदय द्वारा 1 मिनट में इतना रक्त आता है ना, उसका 1/5वां भाग छानते हैं। अब देखो इस 1100 से 1200 मिलीलीटर रक्त में से केवल 125 ml प्लाज्मा ही छनता है। केवल इसमें से 125 ml प्लाज्मा ही छनेगा, है ना। इसका भी 1% हिस्सा ही है ना मूत्र बनेगा, और 99% तो है ना वापस काम में ले जाएगा। देखना आप पढ़ते हैं अपन। अब देखो जो ग्लोमेरुलस में जो प्लाज्मा होता है ना, है रक्त में क्या होता है, प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा में से प्रोटीन नहीं छनती, देख ला, प्रोटीन तो ऊपर ही रह जाएगी। और निश्चंद जो छना हुआ भाग होता है, छना हुआ जो चीज होता है निश्चंद बोलते हैं उसको, है ना। बोमेन सब कैप्सूल या बोमेन सपोर्ट में चला जाता है ना। जो छना हुआ भाग किसमें चला जाएगा, मतलब प्रोटीन नहीं छानेगा वो, प्रोटीन तो अलग हो जाएगी, प्रोटीन तो ऊपर ऊपर ही रह जाएगी, है ना। अब देखो बोमेन कैप्सूल की गुहा में क्या होता है, रक्त प्लाज्मा माइनस प्रोटीन, माइनस का मतलब ये माइनस है ना, ये माइनस, रक्त प्लाज्मा माइनस प्रोटीन, ये इंपॉर्टेंट है। बोमेन संपूर्ण की गुहा में होता है। बोमेन कैप्सूल की गुहा में क्या होता है, या बोमेन संपूर्ण भी बोलते हैं इसको, कैप्सूल की जगह संपूर्ण भी बोलते हैं हिंदी में। तो गुहा में क्या होता है, रक्त प्लाज्मा माइनस, माइनस का मतलब ये माइनस होता है, मतलब ये इसमें प्रोटीन नहीं होता उसमें, है ना। केवल वो प्लाज्मा होता है, रक्त प्लाज्मा होता है, वो प्लाज्मा होता है। दूसरा है आपका चयनात्मक पुनः अवशोषण। चयनात्मक पुनः अवशोषण दूसरा है आपका चयनात्मक पुनः अवशोषण। तो देखो इसमें क्या होता है, निस्यंदन में उपस्थित आवश्यक पदार्थों को वापस अवशोषण, मतलब दोबारा अवशोषण। जो निस्यंद जो छनित हो, आपने छाना हुआ है वो, है ना, वो रक्त जो आपने छाना हुआ है, जो मूत्र बनेगा, जो छना हुआ है निस्यंद है, उसमें से दोबारा आवश्यक पदार्थों का अवशोषण करना ही चयन करके, है ना, चयन करके अच्छी अच्छी चीजें जो उपयोगी है उनको छांटना, उनका अवशोषण करना, ये कहलाता है चयनात्मक पुनः अवशोषण। वृक्क नलिकाओं में निम्न भागों में अवशोषण होता है। देखो कौन कौन से में भागों में अवशोषण होता है। एक तो देखो सबसे ज्यादा होता है पीसीटी में, है ना, पीसीटी में अवशोषण, तो देखो पीसीटी में सब सर्वाधिक अवशोषण होगा, मतलब सबसे ज्यादा अवशोषण पीसीटी में होगा, है ना। तो ये पूछा जाता है कि सर्वाधिक पुनः अवशोषण किसमें होता है, पुनः अवशोषण या पुनरावशोषण एक ही बात है। तो पुनः अवशोषण सर्वाधिक सब किसमें होगा, पीसीटी में होगा। और ग्लूकोज का, एमिनो अम्ल होते हैं ना, एमिनो अम्ल का भी सबसे ज्यादा यहाँ पे होता है, पूर्ण अवशोषण होता है ना। ग्लूकोज का पूर्ण अवशोषण कहाँ होता है, पीसीटी में होता है। इसके अलावा एमिनो अम्ल का भी अवशोषण होता है, देखो, है ना। तो ये मतलब जो अच्छी चीज काम की चीजें है ना, उनका अवशोषण हो जाएगा। पीसीटी में सबसे ज्यादा चीजों का अवशोषण होगा। इसके अलावा हेनले के लूप में देखो बाप, पीसीटी में तो देख लिया, हेनले के लूप में देखो, हेनले लूप में अवरोही भुजा में माध्यम कैसा होता है, अति पराशरी, हाइपरटोनिक। न्यू आता है अवरोही भुजा में कौन सा होता है, हाइपरटोनिक, ऐसे ध्यान रखना। आरोही भुजा में माध्यम क्या हो सकता है, हाइपोटोनिक। आरोही तो आइपो, यहाँ ओ आ गया, देखो यहाँ ओ की मात्रा आ गई ना, तो यहाँ भी ओ आ गया, आरोही, है ना, ओ आ गया ना दोनों में, ओ की मात्रा, तो ऐसे ध्यान रह जाएगा आपको, है ना। और इसमें वो आ गया अवरोही, तो हाइपर, है ना, र आ गया यहाँ भी, तो यहाँ भी र आ गया, अव, हाइपर, अवपर, है ना। और इधर रो आ गया ना, तो इसमें ओ की मात्रा आ गई, तो इसे ध्यान रखना। हेनले की लूप की आरोही भुजा में न्यूनतम पुनरावशोषण होता है। सबसे कम पुनरावशोषण किसमें होता है, पुनः अवशोषण या पुनरावशोषण आरोही भुजा में सबसे कम होता है ना। तो इसका ध्यान रखें। हेनले की लूप की अवरोही भुजा में निस्यंद की सांद्रता, देखो अवरोही भुजा में जाओगे ना तो सांद्रता बढ़ेगी, ये ध्यान रखना। और आरोही भुजा में जाओगे तो निस्यंद कैसा हो जाएगा, तनु हो जाता है, मतलब लिक्विड, डाइल्यूट हो जाता है, डाइल्यूट,
पानी पानी होता है वहाँ पे, और इसमें सांद्रता का मतलब है पानी कम होता है, गाढ़ा होता है वो, है ना। निस्यंद कैसा होता है, गाढ़ा हो जाता है, मतलब सांद्र हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है ना, पानी कम हो जाता है उसमें से। और आरोही भुजा में क्या होगा, तनु हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा, मतलब पानी बढ़ जाएगा उसमें, निस्यंद में, छनित में। निस्यंद को हिंदी में छनित भी बोलते हैं, छनित। अब देखो 125 ml प्लाज्मा में से 125 आएगा आपके उसमें, है ना, 125 छनेगा, मतलब उसका जो 1% भाग है, 125 का 1% कितना जो भी होता है, तो उसका 1% भाग ही हेनले के लूप में जाएगा, है ना। बाकी 99% भाग अपवाही धमनी के माध्यम से, अपवाही धमनी से होता हुआ परिनालिका केशिका जाल में चला जाएगा, वैसे रेक्टम में चला जाएगा, है ना। तो 1% भाग ही छनता है, मतलब 125 ml का भी 1% भाग छनेगा। 1100 से 1200 ml आएगा, उसमें से भी आपके 125 ml उसमें छनेगा। अब 125 छनेगा तो 125 में से भी उसका भी 1% भाग जाएगा, बाकी 99% भाग कहाँ जाएगा, अपवाही धमनी से होता है परिनालिका केशिका जाल में चला जाएगा, वाया श्वास रेक्टा में चला जाएगा, मतलब जो उसमें काम की चीजें वो चली जाएगी, है ना। 1% भाग में से भी देखो, 1% भाग में से भी कुछ उपयोगी पदार्थ जैसे पीसीटी, कुछ उपयोगी पदार्थ पीसीटी, एनले के लूप और डीसीटी के द्वारा अवशोषण करके बाहर उत्सर्जित कर दिए जाते हैं, है ना। बाहर उत्सर्जित कर दिए जाते हैं, जो परिनालिका केशिका जाल और वासा रेक्टा द्वारा पुनः पुनरावशोषित कर लिए जाते हैं, समझ गए। तो मतलब ये जो 1.125 ml जो आया, इसका 1% भाग आया, है ना। इसमें से भी क्या है, कुछ उपयोगी पदार्थ अवशोषित कर दिए जाते हैं पीसीटी के द्वारा, है लूप के द्वारा, डीसीटी के द्वारा अवशोषित कर लेंगे जाएंगे, है ना। और उनको बाहर अवशोषित करके, दो बार अवशोषण हो गया ना इसमें, अवशोषण करके बाहर उत्सर्जित कर दिया जाएगा। बाहर कौन है, बाहर तो परिनालिका केशिका जाल और वासा रेक्टा है, तो उनके द्वारा अवशोषित किए जाएंगे, दो बार अवशोषित कर लिया जाएगा उनके द्वारा, परिनालिका केशिका जाल और वासा रेक्टा के द्वारा। पुनरावशोषण में कुछ पदार्थ का, आप देखो पुनरावशोषण होगा ना, तो पुनरावशोषण कुछ पदार्थ का सक्रिय और कुछ पदार्थ का निष्क्रिय रूप से किया जाता है ना। ग्लूकोज का सक्रिय रूप से किया जाएगा, जैसे ग्लूकोज हो गया, एमिनो अम्ल हो गया, एमिनो अम्ल, तो उनका क्या है, सक्रिय रूप से किया जाएगा। और जल का निष्क्रिय रूप से किया जाता है। आप इसका ध्यान रखें कि जल का निष्क्रिय रूप से अवशोषण होता है, जल का पुनरावशोषण होता है ना, जिसे पुनरावशोषण कहते हैं। अब है स्तरवण। स्तरवण में देखो क्या होगा, मैं आपको बताऊं कि स्तरवण में ना, जो परिनालिका केशिका जाल है और वासा रेक्टा है ना, उसके द्वारा हाइड्रोजन धन आयन मतलब H+ हाइड्रोजन धन आयन, और पोटेशियम धन आयन मतलब K+ पोटेशियम धन आयन और अमोनिया जैसे पदार्थों का स्तरवण किया जाता है ना, वो स्तरवण किया जाता है परिनालिका केशिका जाल और वासा रेक्टा द्वारा, मतलब इनके द्वारा तो स्तरवण कर दिया जाएगा, और ये वापस पीसीटी डीसीटी द्वारा अवशोषित कर लिया जाएगा। यहाँ पे ये पीसीडी डीसीडी अवशोषित कर लेगी इसको, और फिर मूत्र में भेज देगी, संग्रह नलिका में भेज देगी। मैं आपको बताऊँ क्यों, क्योंकि ये नुकसान करते हैं, पोटेशियम धन आयन, अमोनिया अमोनिया नुकसान करती है, तो ये वापस उसमें भेज दी जाएगी संग्रह नलिका में। ये अवशोषित करेंगे यहाँ पे आप पीसीटी डीसीटी। यहाँ तो ये उत्सर्जित कर रहे हैं, यहाँ तो उत्सर्जित कर रहे हैं, 1% भाग में से कुछ उपयोगी पदार्थ यहाँ उत्सर्जित कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे क्या है, स्तरवण में क्या होगा, जब अमोनिया है ना, या पोटेशियम धन आयन, हाइड्रोजन धन आयन, ये अवशोषित कर ले जाएंगे पीसीटी है ले लूप द्वारा, डीसीटी द्वारा, फिर ये संग्रह नलिका में चल जाएंगे, ऐसे होगा। देखो मूत्र का संगठन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ये वाला पेज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, इस वाले पेज से क्वेश्चन बहुत आते हैं, 2-3 बार आएगा, जनरल साइंस के हिसाब से कह रहा हूँ मैं आपसे, है ना। जैसे यहाँ पे मूत्र का संगठन क्या है, आपके जो टॉयलेट होता है, पेशाब होता है, उसमें क्या क्या होता है, 95% तो जल होता है भैया, बाकी 2.5% यूरिया होता है। क्वेश्चन आता है परीक्षा में कि 100% कितना, 100 ml मूत्र में कितना यूरिया होता है, तो 2% यूरिया होता है, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि 100 ml जो मूत्र होता है उसमें यूरिया कितना होता है, तो 2% होता है ना, या आप 2.5% भी लिख सकते हो, है ना। तो मनुष्य के मूत्र में 95% तो जल होगा, 2.5% यूरिया होगा, और 2.5% अन्य अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, है ना। देखिए ये वाला क्वेश्चन आ चुका है एक बार आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में, कहाँ पे ये वाला आया था। औसतन देखो पहले इसको पढ़ लेते हैं ऊपर को। एक वयस्क मनुष्य प्रतिदिन औसतन मात्र 1 से 1.5 लीटर, मतलब 1 से 1.5 लीटर मूत्र का प्रतिदिन उत्सर्जन करता है वो, है ना। मतलब एक दिन में 1 से 1.5 लीटर मूत्र बनता है उसका, 1 से 1.5 लीटर मूत्र का वो उत्सर्जन करता है। मूत्र की पीएच कितनी होती है, देखो 6 होती है ना, मूत्र की पीएच कितनी होती है, 6 होती है। अब ये क्वेश्चन आ चुका है जनरल साइंस में एक बार, मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है, मूत्र का पीला रंग होता है यूरोक्रोम वर्णक के कारण,
है ना, यूरोक्रोम वर्णक के कारण। देखो एक और वर्णक होता है जो पीलिया होता है ना, पीलिया, पीलिया एक बीमारी है पीलिया। उसमें क्या होता है, पीलिया बीमारी में क्या होता है, बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। मैंने पाचन तंत्र में पढ़ा रखा है आपको, बिलीरुबिन, बी ली रू बीन, बिलीरुबिन, बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है ना, तो उसके कारण पीला रंग आता है पीलिया रोग में, बिलीरुबिन के कारण। जबकि मूत्र का रंग, मित्र में कौन सा वर्णक होता है, मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है, यूरोक्रोम के कारण। सामान्य मनुष्य में, स्वस्थ मनुष्य में डायरेक्ट तो ये आ जाएगा, है ना। और अगर पीलिया रोग आ जाए, पीलिया, भाई पीलिया रोग में क्या होगा, पीलिया रोग में मूत्र का पीला रंग क्यों आता है ना, आता हुआ ये क्वेश्चन देखो बहुत आता है। तो ये दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं मतलब एग्जाम्स में, बिलीरुबिन के कारण मूत्र में पीला रंग बढ़ जाता है। ताजा मूत्र में देखो ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि ताजा मूत्र में यूरेनॉइड लवणों के कारण गंध आती है। कुछ समय बाद किसके कारण गंध आती है, जो शौचालय होते हैं उनमें गंध किसके कारण थे, तो अमोनिया के कारण आती है। क्योंकि शुरू में तो ताजा जो मूत्र होता है ना, उसमें तो यूरेनॉइड लवण होते हैं। सब यहाँ यूरो आएगा, यूरोक्रोम, यूरिनोइड, है ना, या यूरिया, यूरिया सब कुछ यू नाम से आएगा। कुछ समय बाद किसके कारण गंध आती है, अमोनिया के कारण बदबू आती है, वो गंध ऐसी हो जाती है शौचालयों में। जैसे वो शौचालय होते हैं ना, टॉयलेट, उनमें बदबू ऐसे आती है। अब देखो ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में आ चुका। एक बार कि एक प्रतिदिन मनुष्य कितना यूरिया का उत्सर्जन करता है, तो 25 से 30 ग्राम यूरिया का उत्सर्जन करता है मनुष्य, है ना। अब देखो वृक्कों द्वारा परासरण नियमन, परासरण नियमन किस प्रकार होगा, जो हमारे वृक्क होते हैं, किडनी होती है, वो परासरण नियमन किस प्रकार करती है। तो देखो एल्डोस्टेरोन हार्मोन, देखो हार्मोन होते हैं, एक तो एल्डोस्टेरोन हार्मोन होता है और एक एडीएच हार्मोन होता है। एडीएच नाम से भी आ जाए, वेसोप्रोसिन नाम से आ गया एक बार एग्जाम में, वेसोप्रोसिन, एक बार एंटी डायूरेटिक हार्मोन के नाम से आ गया, है ना। तो देखो ये क्या होते हैं, मतलब इनके द्वारा ही परासरण नियम होगा या मूत्र का सांद्रण किया जाएगा। देखो आप, एल्डोस्टेरोन, तो एल्डोस्टेरोन हार्मोन क्या होता है, एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होता है। यह संग्रह नलिका में सोडियम के पुनरावशोषण को बढ़ाता है। इसमें सोडियम है, नमक है, NaCl भी आ जाता है, NaCl भी आ जाता है ना, NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो आप तो सोडियम, जो सोडियम के पुनरावशोषण को बढ़ाता है। नमक, नमक भी नाम आ गया परीक्षा में, नमक के अवशोषण को बढ़ाता है। कौन बढ़ाता है, ये एल्डोस्टेरोन हार्मोन, जो एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है ना। इसके बाद दूसरा हार्मोन है एडीएच, एडीएच या वेसोप्रोसिन, वेसोप्रोसिन या एंटी डायूरेटिक, एडीएच की फुल फॉर्म है एंटी डायूरेटिक। डायूरेटिक जानते हो ना आप, डायूरेटिक मतलब जिनसे पेशाब मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है। जैसे चाय में जो कैफीन होती है ना, कैफीन, चाय की जो कैफीन होती है डायूरेटिक होती है, डायूरेटिक, है ना, उससे क्या है, मूत्र ज़्यादा आता है। तो एंटी डायूरेटिक ये उसके खिलाफ है, एंटी डायूरेटिक उसकी मतलब पेशाब की ज़्यादा खिलाफ है, मतलब ज़्यादा मूत्रलता या डायूरेसिस जो बीमारी होती है, ज़्यादा पेशाब आता है, उसके खिलाफ होता है ये हार्मोन, है ना, उसके विपरीत होता है, उसके विरोधी होता है ये। या मूत्रलता विरोधी हार्मोन, देखो मूत्रलता, मूत्रलता का मतलब डायूरेसिस, डायूरेसिस, यूरेसिस, डायूरेसिस। इस डायूरेसिस क्या होता है, मूत्र अधिक मात्रा में आना, है ना। तो मूत्रलता विरोधी हार्मोन है ये, विरोधी हार्मोन है, मतलब मूत्र नहीं आने देता, कम आने देता है ये। मूत्र के तनुकरण या सांद्रण का प्रमुख नियंत्रक होता है। कौन होता है, वेसोप्रोसिन या एंटी डायूरेटिक हार्मोन या एडीएच हार्मोन। मूत्र के तनुकरण, तनु का मतलब मूत्र का डायल्यूट होना, और सांद्रण का मतलब गाढ़ा होना, पतला होना। तनु का मतलब पतला होना, मूत्र में पानी मिल जाएगा ज्यादा, और सांद्रण का मतलब गाढ़ा होगा। तो इसका प्रमुख नियंत्रक कौन होता है, ये हार्मोन होता है। यदि एडीएच की मात्रा अधिक हो, तो आप तो सीधे यहाँ देख लो, एडीएच की मात्रा अधिक हो तो मूत्र सांद्रण अधिक होगा। एडी की मात्रा को अधिक हुई ना, तो मूत्र गाढ़ा आएगा, मूत्र कम निकलेगा ना, पानी कम निकलेगा उसमें, तो मतलब वो गाढ़ा होगा, है ना, मूत्र कम होगा। जल का अवशोषण अधिक होता है, बताया देखो एडीएच का मतलब है जल का अवशोषण होगा, मूत्र में से पानी अवशोषण कर लेंगे, जिससे मूत्र की मात्रा कम हो। देखो एडीएच अधिक होगा तो मूत्र की मात्रा घट जाएगी, सीधी सीधी बात। एडीएच कम होगा तो मूत्र की मात्रा अधिक हो जाएगी, उल्टा कर लो इसका, है ना। तो एडीएच अधिक होगा तो मूत्र की मात्रा कम हो जाती है, मूत्र का सांद्रण अधिक होता है। एल्डोस्टेरोन अधिक होता है तो सोडियम धन आयन का अवशोषण अधिक होता है, तो रक्त वाहिनी में संकुचन अधिक होता है, उससे परानिषेधन की क्रिया अधिक होती है, जिससे निस्यंद अधिक होता है ना। निस्यंद मतलब वो जो छानते हैं अपन, वो अधिक होता है। मूत्र की सांद्रण या प्रतिधारा प्रणाली, देखो मूत्र का सांद्रण या प्रतिधारा प्रणाली देखो क्या होता है, स्तनधारी सांद्रित मूत्र का उत्पादन करते हैं, मतलब गाढ़े मूत्र का उत्पादन करते हैं, है ना। छाना हुआ मूत्र का उत्पादन करते हैं। इस कार्य में हेनले के लूप
और वासे रेक्टा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मतलब ये दो ही काम, मेन काम यही करते हैं। इसमें आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में आ चुका है यहाँ से कि स्तनधारी सांद्रित मूत्र का उत्पादन करते हैं। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो एक तो हेनले का लूप है और एक वासा रेक्टा है ना। प्रतिधारा प्रणाली वह प्रणाली है जिसमें दो समांतर नलिकाओं में प्रवाहित द्रव की मात्रा दिशा विपरीत होती है। मतलब दिशा विपरीत होती है इसमें, इधर इधर से इधर। ये तो आरोही भुजा, अवरोही भुजा, ये आरोही भुजा, दिशा विपरीत हो गई। जैसे हेनले के लूप एवं वासा रेक्टा में द्रव की दिशा विपरीत होती है। मैंने कहा ना, जो हेनले का लूप है ये हेनले का यू आकार का होता है। ये तो अवरोही भुजा है, ये तो अवरोही भुजा है, ये आरोही भुजा है, आरोही भुजा है ना। तो इसमें क्या होगा, इसमें तो द्रव नीचे आएगा और इसमें द्रव ऊपर जाएगा। तो दोनों विपरीत हो गए ना, दोनों विपरीत हो गए। इसमें तो नीचे आएगा ऐसे और इसमें द्रव ऊपर जाएगा। तो क्या है, विपरीत हो गई। इसके द्वारा मूत्र की मात्रा कम हो जाती है, मूत्र की मात्रा कम हो जाती है, मतलब विपरीत दिशाओं में बहता है ना। तो ये प्रतिधारा प्रणाली है। अब वृक्क की क्रियाओं का नियमन, वृक्क की क्रियाओं का देखो, वृक्क में जो हार्मोन आएंगे ना, आप देखो आप वृक्क की क्रियाओं को कैसा नियमन, मतलब कंट्रोल कैसे करते हैं, रेगुलेट कैसे करते हैं उनकी क्रियाओं को। वृक्कों की क्रियाविधि का नियंत्रण और नियमन हाइपोथैलेमस के हार्मोन की पुनर्भरण क्रियाविधि, जक्स्टा ग्लोमेरुलर उपकरण, या है ना सानिध्य गुच्छ उपकरण हिंदी में बोलते हैं इसको, या जेजीए भी बोलते हैं। मतलब जेजीए आएगा है ना, कुछ सीमा हृदय द्वारा। मतलब इसमें तीन देख लो आप, एक तो हृदय आ जाएगा, एक जेजीए आ जाएगा, जस्टा ग्लोमेरुलर उपकरण बोलते हैं फुल फॉर्म इसकी, और हाइपोथैलेमस का जो पुनर्भरण क्रियाविधि इसके द्वारा है ना, हाइपोथैलेमस के द्वारा। तीन चीजें आ जाएगी आपकी, है ना। हाइपोथैलेमस, जेजीए और हृदय, ये हार्मोन स्थापित करेंगे। देखो आप, जेजीए द्वारा किसका संचालन किया जाता है? रेनिन, एंजियोटेंसिनोजन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम, आरएएस, इसके फुल फॉर्म में का संचालन किया जाता है। देखो, रक्तचाप या बीपी कम हो जाएगी ना, बीपी कम हो जाएगी तो जेजीए द्वारा रेनिन एंजाइम का स्त्रवण किया जाता है, सबसे बड़ी बात। अब बीपी बढ़ाना है ना अपन को, तो इसलिए रेनिन, अब ये रेनिन एंजाइम क्या है, बीपी बढ़ा देना। रेनिन एंजाइम ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है भैया। रेनिन एंजाइम एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन सेकंड में, मतलब ये सेकंड ऐसे आएगा, है ना, मेरे को लिखना नहीं आ रहा था, तो सेकंड ऐसे लिखा आएगा, एंजियोटेंसिन सेकंड, एंजियोटेंसिन सेकंड में बदल देता है ना। वेरी इंपॉर्टेंट। रेनिन एंजाइम किसको किस में बदलता है? आ चुका है आरपीएससी सेकंड ग्रेड में। एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन सेकंड में, यहाँ नोजन है या सीन है ना। अब ये क्या होगा, एंजियोटेंसिन, ये क्या होगा, बीपी बढ़ा देगा, रक्तचाप बढ़ा देगा। एंजियोटेंसिन सेकंड, ये सेकंड ऐसे, ये क्या होगा, बीपी को बढ़ा देगा, है ना। क्योंकि देखो बीपी कम होगा तो क्या जे कोशिकाओं किसका स्तर नहीं, रेनिन का। अब रेनिन क्या करेगा, बीपी बढ़ा देगा। कैसे बढ़ाएगा? एंजियोटेंसिन ओजन को एंजियोटेंसिन सेकंड में बदलेगा, है ना, एंजियोटेंसिन सेकंड में ऐसे, रोमन संख्या में लिखते हैं इसको, सेकंड को। रक्तचाप या बीपी बढ़ने पर हृदय की दीवार द्वारा एएनएफ आलिंदीय नेफ्रिटिक कारक स्त्रावित होता है। मतलब बीपी बढ़ गया है ना, तो ये अब उसको कंट्रोल भी करना जरूरी, वरना बढ़ जाएगा बीपी। तो हृदय द्वारा रेनिन के स्त्रवण को रोका जाता है ना। मतलब हृदय के द्वारा एएनएफ स्त्रावित किया जाता है, हार्मोन होता है ये फैक्टर होता है, आलिंदीय नेफ्रियूरेटिक कारक, है ना। ये फैक्टर, ये कारक स्त्रावित किया जाता है, तो मतलब ये कंट्रोल कर लिया जाता है ताकि बीपी बढ़े भी नहीं ज़्यादा, है ना। तो ये इस प्रकार नियंत्रित कर लिया जाता है। अब देखो, उत्सर्जन से संबंधित महत्वपूर्ण शब्द या रोग, जो रोग हो जाते हैं उसमें संबंधित महत्वपूर्ण बीमारियां हो जाती, वो यह शब्द पढ़ेंगे अपन इसमें, है ना। एन यूरिया, जैसे एन यूरिया होता है, यूरिया आ गया ना, यूरिया के आगे एन लग गया, तो एन लगने का मतलब है बंद होना, मूत्र बंद होना, मूत्र का निर्माण नहीं होना, मूत्र का उत्पादन बंद होना, मूत्र का उत्पादन नहीं होना, एक ही बात है ना। एन लग गया ना, विपरीत हो गया, अपोजिट हो गया। ओलिगो यूरिया, ओलिगा का मतलब है जहां भी ओलिगो शब्द है ना भैया, वहां कम, कहाँ मिलना कम, जहां भी ओलिगो आ जाए, है ना। या डिस आ जाए, डिस, डिस जहां भी लिखा जाए, डिस, डी स, यहाँ भी अपन ने शायद नहीं लिख रखा होगा, लेकिन डिस यूरिया, यूरिया तो आएगा ही सही सब में, है ना। तो डिस लग जाएगा ना, तो उसका मतलब कष्ट होगा, कष्ट, कष्टदायक मूत्र का उत्सर्जन होना। जिस डिस जहाँ भी आ जाए साइंस में, है ना,
कोई भी बीमारी उसमें शब्द आ जाए डिस, डिस का मतलब होता है कष्टदायक मूत्र का निकलना, इसमें नहीं लिख रखा अपन ने, है ना। और ये ओलिगो आ जाए, जहां भी ओलिगो, ओलिगो तो उसका मतलब है, ओलिगो का मतलब है कम मात्रा, कम ना, यूरिया का कम उत्पादन, है ना। डिस का मतलब कष्टदायक, कष्टदायक मूत्र का उत्सर्जन, है ना। और ओलिगो का मतलब है कम, यूरिया का कम उत्पादन। नेफ्राइटिस, देखो नेफ्राइटिस इसका मतलब है ग्लोमेरुलस या कोशिका गुच्छ में सूजन आना, नेफ्राइटिस। ये टिस आ जाता है ना जहाँ पे टिस, उसका मतलब ये होता है सूजन, है ना। टिस जहाँ भी आ जाता है टिस, इसका मतलब सूजन। हिमेचूरिया, देखो हिम जहाँ भी आ जाता है ना, हिम का मतलब है खून आएगा और रक्त आएगा, हीमोग्लोबिन, नो ग्लोबिन, यूरिया, है ना। तो हिमेचूरिया इसका मतलब है मूत्र द्वारा रक्त का उत्सर्जन, है ना। और हीमोग्लोबिन यूरिया का मतलब मूत्र में हीमोग्लोबिन की उपस्थिति आ चुका है एक बार पशुधन सहायक वाले पेपर में, मूत्र में हीमोग्लोबिन की उपस्थिति। पोलीयूरिया, पोलीयूरिया इसका मतलब है, पोली का मतलब है बहुत, बहुत ज्यादा, है ना, बहुत। तो मूत्र का अधिक उत्पादन होना, बहुत ज्यादा उत्पादन होना। मूत्र का अधिक उत्पादन एडीएच के कम स्त्रवण से होता है, मतलब देख लो एडीएच के विपरीत काम करता है ना। एडीएच के कम स्त्रवण से क्या होगा, देखो एडीएच के कम स्त्रवण से क्या होगा, जल की, मूत्र में जल की मात्रा बढ़ जाएगी, इससे रोगी को बार बार प्यास लगती है, मूत्र को उसका जल बार बार निकलेगा तो प्यास तो लगेगी सही। इस रोग को क्या बोलते हैं, डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज इंसिपिडस, है ना। ग्लाइकोसूरिया, अब ग्लाइकोसूरिया, ग्लाइको जहां भी आ जाता है उसका मतलब कार्बोहाइड्रेट होता है, ग्लूकोज होता है। ग्लाइकोज का मतलब कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज, शब्द टेक्निकल शब्द होते हैं। हिम जहां पे आ जाता है उसका मतलब मूत्र, ग्लाइको जहां भी आ जाता है उसका मतलब ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट। मूत्र द्वारा ग्लूकोज का उत्सर्जन होना, इस रोग को क्या बोलते हैं, डायबिटीज मेलिटस कहते हैं। इस रोग को देखो, इस रोग को डायबिटीज मेलिटस कहते हैं। ये रोग मुख्यतया इंसुलिन हार्मोन की कम स्त्रवण से होता है, अपन ने पढ़ लिया। तो आपको डायबिटीज, एक तो इंसिपिडस है, एक डायबिटीज मेलिटस है, दोनों का ध्यान रखना चाहिए आपको, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए आपको। यूरीमिया, यूरिया में रक्त की अधिक मात्रा, मात्रा अधिक होना, मतलब यूरिया में, रक्त में क्या है, यूरिया की मात्रा बढ़ जाएगी तो उसको बोलते हैं यूरिमिया, है ना। यह रक्तपात के लिए, मतलब जो किडनी फेल हो जाती है ना उसके लिए, किडनी फेलियर, रक्तपात के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है कौन, यूरीमिया। इसके मरीजों में यूरिया का निष्कासन, हीमोडायलिसिस या रक्त अपोहन, है ना। देखो डायलिसिस भी आ जाता है डायरेक्ट, डायलिसिस भी आ जाता है डायरेक्ट नाम, है ना। तो हीमोडायलिसिस या रक्तापोहन द्वारा होता है, मतलब रोगी का जो वो यूरिया है ना उसका उसका निष्कासन करेगा, मतलब मूत्र को सही करेगा वो, है ना, मतलब रक्त को सही करेगा। रोगी की देखो यहाँ पे, रोगी की धमनी से क्या होगा, रक्त निकाल देंगे, और उसमें हिपेरिन जैसा कोई रक्त थक्कारोधी मिलाकर अपोहनकारी इकाई में भेजा जाता है। मतलब उसके धमनी से क्या है, रक्त निकालेंगे जो रोगी होगा, जिसको ये किडनी फेल, रक्तपात की बीमारी होगी ना उसको, उसमें क्या है, हिपेरिन पदार्थ मिला देंगे उसके रक्त में, हिपेरिन से क्या है, वो थक्का नहीं बनेगा, है ना, वो जमेगा नहीं खून, है ना। तो थक्का रोधी मिलाकर अपोहनी कार्य में भेजा जाता है, भेज दिया जाता है। तो आप इसको समझे, रोगी के शरीर से कृत्रिम विधि द्वारा उत्सर्जित पदार्थ को बाहर निकालने की क्रिया को हीमोडायलिसिस या रक्तपोहन कहते हैं। मतलब क्या है, इसमें क्या होगा, उससे रक्त ले लेंगे, अब रक्त से तो वो बनेगा मूत्र, तो रक्त निकाल लेंगे और उसमें, मतलब उत्सर्जित पदार्थ को कृत्रिम विधि द्वारा उसको शुद्ध करेंगे, उसमें मूत्र बन जाएगा, है ना। ये है उसमें, तो उसमें क्या है, हिपेरिन मिला देंगे ताकि वो जमेगा नहीं, फिर वो क्या है, रक्त शुद्ध हो जाएगा, मतलब वो मूत्र बन जाएगा, है ना। तो ये है, हीमोडायलिसिस में क्या है, कृत्रिम रूप से उत्सर्जित पदार्थ को बाहर निकाला जाता है ना। जी। रेनल कैलकुली, रेनल कैलकुलाई भी बोलते हैं, कैलकुलाई या कैलकुली, कैलकुली या कैलकुलाई एक ही बात है। इसे वृक्क की पथरी, पथरी देखो पथरी आ जाता है इसमें, कैलकुली आ जाता है ना, पथरी आएगा वृक्क की। अब पथरी, पथरी का मतलब है कैल्शियम ऑक्सीलेट, वृक्क में कैल्शियम ऑक्सीलेट जमा हो जाता है। गाउट रोग, गाउट रोग क्या होता है, देखो जब रक्त में यूरिक अम्ल की, गाउट आ जाए ना, गाउट गठिया, जॉइंट्स, है ना, गठिया, तो इसमें क्या होगा, यूरिक अम्ल जमा हो जाएगा बस। क्या, कहाँ पे, जॉइंट्स में, हमारे जो जॉइंट्स हैं उसमें, घुटनों में, कहीं भी जब रक्त में यूरिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है तो यह संधियों में जमा हो जाता है, इसे गाउट रोग कहते हैं, गठिया मतलब, है ना, गाउट रोग कहते हैं, गठिया, गठिया, गठिया रोग। वृक्क के कार्य, देखो क्या है, वृक्क के कार्य पूछे जाते हैं एग्जाम में, है ना। वृक्क के कार्य अम्लसार को, अम्लसार में संतुलन बनाए रखना, और या द्रव संतुलन बनाए रखना, द्रव या लिक्विड या तरल, तरल संतुलन बनाए रखना या द्रव संतुलन बनाए रखना। कौन करता है, वृक्क करता है, किडनी करती है।
इसके अलावा देखो दोनों एग्जाम में आए हुए हैं आपके जनरल साइंस में। रुधिर को छानना, रुधिर को छानकर इसमें से अनावश्यक और अपशिष्ट पदार्थों को हटाना, मतलब वृक्क का मूल कार्य है, मतलब रक्त को शुद्ध करना। देखो जो अपना मूत्र बनता है ना वो रक्त से ही बनता है। और वो कौन कौन बनाती है? वो बनाती है किडनी, वो वृक्क बनाता है। अम्लक्षार को बैलेंस कर देता है ये, शांत संतुलित बनाए रखता है ये। अब अगला है इसमें वृक्क का विकास। देखो वृक्क का देखो भ्रूण प्रवर्धन के दौरान नेफ्रोटॉम प्लेट मेसोडर्म से विकसित होती है ना। नेफ्रोटॉम प्लेट से ही नेफ्रोटॉम प्लेट वृक्क के रूप में विकसित हो जाती है ना। विकास के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, मतलब नेफ्रोटॉम प्लेट से होगा वृक्क का विकास। अब देखो प्रोनेफ्रिक 3 प्रकार के होते हैं, मीजोनेफ्रिक, मेटानेफ्रिक। मनुष्य का कोष किस में आता है? मनुष्य का आता है मेटानेफ्रिक वृक्क के मनुष्य का। इसके अलावा जो उभयचर जंतु होते हैं ना, जैसे मेंढक होता है ना, मेंढक तो वो क्या है? मीजोनेफ्रिक होता है मेंढक। मेंढक मेंढक मीजोनेफ्रिक। उभयचर का मतलब मेंढक ही तो होता है। उभयचर मतलब जो जल में भी रह सकते हैं और स्थल में भी रह सकते हैं। जो जल में और धरती पर मतलब जमीन पर स्थल में दोनों में रह सकते हैं। जैसे कि मेंढक, तो मेंढक क्या होता है? मीजोनेफ्रिक होता है। मेंढक क्या होता है? मीजोनेफ्रिक होता है। मछलियां भी मीजोनेफ्रिक। प्रोनेफ्रिक क्या होता है? जो मेंढक का टेडपोल लार्वा होता है ना, मेंढक का जो बच्चा मतलब मेंढक का टेडपोल लार्वा, वो कहलाता है प्रोनेफ्रिक। लेकिन अगर मेंढक आ जाए सीधा तो मीजोनेफ्रिक। और सब मेन तो इस तरह ये पूछा जाएगा आपसे, मनुष्य का होता है मेटानेफ्रिक। मनुष्य में किस प्रकार के वृक्क पाए जाते हैं? मेटानेफ्रिक वृक्क पाए जाते हैं मनुष्य में। मेंढक के टेडबोल में प्रोनेफ्रिक वृक्क पाए जाते हैं। उभयचर जंतुओं में मतलब मछलियों में, मेंढक में कौन से वृक्क पाए जाते हैं उभयचर जंतुओं में? तो मीजोनेफ्रिक, है ना। मेंढक के टेडबोल में प्रोनेफ्रिक वृक्क पाए जाते हैं। अब देखो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, जो इटाई इटाई रोग है वो कैसे होता है? केडमियम की अधिकता से होता है। सबसे पहली बात तो केडमियम की अधिकता से है ना इटाई इटाई रोग होता है। मानव के शरीर में किडनी का रोग या गुर्दे का रोग भी बोलते हैं। गुर्दा का मतलब ही किडनी होता है या वृक्क होता है, तो किडनी का रोग हो जाता है इससे, तो ये इटाई इटाई रोग है, इसमें गुर्दा प्रभावित होता है। देखो है ना, तो उसका ध्यान रखें आप। चैप्टर खत्म हो गया अपना, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है।